कलयुग में इंसान नीचे गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और उसके लिए उसे किसी बड़े मकसद या इच्छा पूर्ति की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से जुर्म आज के इंसान पर बहुत आसानी से हावी होता जा रहा है। लगभग 6 महीने पहले मेरी पोस्टिंग बिहार के माझी गांव में थी। उस समय मेरे पास एक अजीबोगरीब केस आया जो देखने में तो बहुत आसान लग रहा था पर सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल था। इस केस को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि कत्ल का मोटिव तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था और उसका तरीका बहुत ही हैरान कर देने वाला था। आनंद, हम तुमको कह रहे हैं, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। रमा, हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई मजाक बात थोड़ी है। तुम्हारे बाबूजी को समझना पड़ेगा ये। मेरे घर वाले सच में कभी नहीं मानेंगे। हम समझाएंगे तुम्हारे पापा को, देखना वो मान जाएंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अंकल मेरी बात सुनिए, देखिए पापा प्लीज मत मारो आनंद को। हमारी बात सुनिए, हमारी बात। रमा चल प्लीज पापा, प्लीज पापा, मैं और आनंद बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार का भूत तो हम उतारेंगे, तू घर चल पहले। छोड़िए पापा हमें। चल पूरा खुमारी उतार देगा तुम्हारा। अरे मिश्रा, हमारे जूते का औकात का नहीं है। उसके बेटे ने ब्याह करेगी, अपना मर्जी चलेगी, जान मार देगी तुम्हारी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे ये जो की तो की, आप भी कोनो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप भी तो गलती कर रहे हैं ना। अरे जवान बिटिया को बड़े बाजार में बेइज्जत करते हुए खींचते हुए घर से ला रहे हैं। अरे गलती हो गई कि घसीट कर लेकर आए। मार कर लाना चाहिए था, अक्ल ठिकाने आती है। काबे, हमारा लौंडा होके पिट के आया, शर्म नहीं आया तुमको? हैं? इसको दावा बोल रही हो तुम? जंग जीत के नहीं आया तुम्हारा लाल, पिट के आया लौंडिया चकल्लस में, वो भी उसके बाप से। साला खुद का इज्जत तो है नहीं, हमारी इज्जत पे मुंह दिए। अबे मेमना बने का बेटा, तुमसे बतिया रहे हैं। कहा नहीं ये खींच के दो झापड़ू सिला को। बाबूजी, हम उनको कैसे मारते? हम रमा से इतना प्यार करते हैं तो उनके पापा पे कैसे हाथ उठाते हैं? कैसे प्यार का भूत हम उतार के रहेंगे। चल क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, जो दरवाजा खोला तो अब ये दरवाजा तब खोलेगा जब इसका ब्याह होगा। बराबरी का लड़का देखकर 2-4 दिन में इस मुसीबत को यहाँ से चलता कर देंगे। आनंद ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आनंद हमको बहुत चाहता है। आनंद हमारा ब्याह किसी और से होने नहीं देगा। देख लीजिएगा आप। देखा आप लोग हटिए, पीछे ही आप लोग जाओ, आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर, ये बॉडी सबसे पहले किसने देखा था? हमने सर। सुबह को यहाँ से हम जा रहे थे तो देखे लड़की का लाश पड़ा हुआ है। कहाँ रहते हो? यही बगल के गांव में। सर, देख के तो लगता है लड़की 20 या 25 साल की होगी। पीठ पे और सर पे चोट के निशान भी है। सर, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, ना पर्स और ना ही कोई मोबाइल। मतलब कातिल यही चाहता था। अरे जी, तो पलटो। पीठ पे 3 घाव हैं और सर पे भी चोट का निशान है और आसपास खून की एक बूंद भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कहीं और मारा गया है। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ फेंक दिया गया है। संगीता, जरा चेक करो इसके कुर्ते पे कोई टेलर का टैग है क्या? हाँ सर है। यादव जी, इस टेलर का पता लगाओ और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की डिटेल्स भेजो कि 24-25 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है क्या। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, लड़की के कुर्ते पे जिस टेलर का टैग था उस टेलर की दुकान मांझी मार्केट में ही है। टेलर ने लड़की और कुर्ता दोनों की पहचान की है।
लड़की का नाम था रमा सिन्हा। लड़की रेगुलर कस्टमर थी, इसीलिए टेलर की रिकॉर्ड बुक से हमें उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस मिला था। जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। फिर हम उस एड्रेस पे पहुंचे, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था सर। आस पड़ोस में पूछताछ करके हमें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो लोग वहाँ दिखे नहीं, गाड़ी भी नहीं है, शायद बाहर कहीं गई है सर। जब पूरी फैमिली बाहर गई थी तो रमा उनके साथ क्यों नहीं गई? हो सकता है वो अपने ससुराल में हो। सर उसकी तो शादी नहीं हुई थी, ससुराल में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं यादव जी, ये देखिए रमा की मांग में सिंदूर। लेकिन सर आस पड़ोस में पूछताछ करके हमें पता चला था कि शादी हुई नहीं थी। यादव जी शादी तो हुई थी, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, और शायद यही उसकी मौत का भी कारण हो। यादव जी, ये रमा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और फ़ोन लोकेशंस निकालिए और इस सिन्हा फैमिली की जितनी हो सके उतनी डिटेल्स निकालो। हम तो रमा को बहुत सीधी सादी मानते थे। अरे सीधी सादी स्कूल टीचर थी, पर ये सुना था कि कोई आनंद मिश्रा के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है। और थोड़े दिनों पहले ये भी सुना था कि दोनों परिवारों में घमासान हुआ था। सुना था लाठी तलवार भी भाजी गई थी, वो भी बीच बाजार में। सर हमको रमा की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। हम तो इतना बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी और मेहनती टीचर है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, बस अपने काम से काम रखने वाली। अब आदमी के जाने के बाद साहब का बुरा बोले, लेकिन रमा के कारण अभिजीत बाबू थोड़ा परेशान रहते थे। 2 दिन हो गए साहब, उनका कुछ पता ही नहीं कहाँ चले गए। उनका फ़ोन लगाओ तो ना उनका फ़ोन लगता है ना उनके बेटे का फ़ोन लगता है। माल आया पड़ा है साहब, पेमेंट करनी है साहब। 2 दिन से बहुत परेशान है, कहाँ गए कुछ मालूम ही नहीं है। सर मैंने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी नहीं पता सिन्हा फैमिली कहाँ है, और उनके फ़ोन्स भी स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। यादव जी, ये अभिजीत, रत्ना और शिवम तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। तब तक इस आनंद से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। साहब आनंद का शादी रमा से हुआ, उसके बाद रमा अपनी अम्मा के घर गई आशीर्वाद लेने। एक बार को हम अपनी अम्मा से मिलना चाहते हैं। फिर लौटी नहीं साहब। आप ही सोचिए साहब, हमरे बिटुआ पे का गुजरी होगी। अरे बौरा गया है साहब एकदम। अपने बेटे को बुलाइए, उससे बात करनी है हमें। अरे क्या बात करिएगा साहब, उससे होश ही नहीं है उसको। दिन रात रमा के घर के चक्कर लगाता रहता है। कह रहा था कि उसके परिवार वाले रमा को जबरदस्ती ले गए हैं और दूसरा ब्याह कर देंगे उसका। यह पॉसिबल नहीं है, रमा का मर्डर हो गया है। मर्डर? अरे कहा होगा हमरे बिटुआ का, लेकिन कौन मर्डर किया साहब उसका? फिलहाल तो हमें नहीं पता, हो सकता है आपके बेटे आनंद ने किया हो। बुलाओ उसे। अरे साहब बुलाएंगे तो तब ना जब वो घर पे होगा, आता ही नहीं है घर पे। यादव जी, हमें अब सबके फ़ोन नंबर्स चाहिए, और एक बार आपका बेटा घर लौटा है तो पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। ठीक है साहब। ऐसा लगता है फैमिली अभी तक लौटी नहीं है। ऐसा ही लगता है। यादव जी, ताला तोड़ो। फॉरेंसिक टीम को बुलाइए। सर अब समझ में आया कि ये घर फैमिली के बाहर जाने की वजह से नहीं, बल्कि इस क्राइम की वजह से बंद था। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर सामान गायब है सर। खाली पड़ा सर, यहाँ भी कुछ नहीं है। लगता बहुत जल्दबाजी में भागे हैं। यादव जी, अगर ये ब्लड रमा के ब्लड ग्रुप से मैच होता है तो शायद बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। और सर इनकी गाड़ी भी तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं कि सबके सब अपनी ही गाड़ी लेके भागे हो सकता है। गाड़ी का नंबर मिला है ना सब, उसकी डिटेल सर्कुलेट कराओ। ये लोग भागने नहीं चाहिए, और इनकी कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ। सब। यादव जी। जी सर। ये सिन्हा फैमिली की कार का कुछ पता चला? नहीं सर, हमने सारे टोल नाका और चेक नाका पर उस गाड़ी की डिटेल्स भेज दी है, लेकिन हमें नहीं लगता सिन्हा फैमिली ने स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया हुआ। अगर किया होता तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिन्हा फैमिली कहीं छुप के बैठी हो, वरना कार गई कहाँ?
सिन्हा फैमिली के घर पे जो ब्लड मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। यादव जी सब ये जो सिन्हा फैमिली के घर पे जो ब्लड मिला है ये तो रमा का ही है। इसका मतलब रमा का पहले घर में खून किया गया और बाद में उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फेंक दिया गया। लेकिन सर खून किया किसने? फैमिली ने। पॉसिबल है, हो सकता है ये ऑनर किलिंग का केस हो, क्योंकि सिन्हा फैमिली को ये रमा और आनंद का रिश्ता पसंद नहीं था और जब रमा ने आनंद से शादी कर ली और घर वापस आई तो गुस्से में फैमिली ने उसे मार दिया और बाद में बॉडी को फेंक के फरार हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये केस ऑनर किलिंग का ही है। अभिजीत सिन्हा को ये रिश्ता पसंद नहीं था, फिर भी रमा ने भागकर शादी कर ली। अपने बाप के गुस्से को अनदेखा करके वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंची लेकिन वापस नहीं लौटी। और अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था सिन्हा फैमिली और उनकी कार का मिलना। सर अगर ये केस ऑनर किलिंग का होता तो माँ बाप जिंदा होने चाहिए थे, लेकिन उन दोनों का भी मर्डर हो गया और घर के अंदर हमें रमा का ब्लड मिला। मतलब माँ बाप को कहीं और ले जाके मारा गया होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है माँ बाप को कौन मार सकता है और क्यों? देखो किसने मारा ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते, पर वो रमा का पति जो आनंद है उसके पास भी मोटिव है। उसका कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन वो जब भी घर वापस आएगा या फ़ोन स्विच ऑन करेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर ये अभिजीत सिन्हा का बेटा शिवम सिन्हा वो भी तो गायब है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों मर्डर्स उसी ने किया हो और गाड़ी लेके फरार हो गया हो। लेकिन मोटिव क्या हो सकता है सर? यादव जी अगर एक बार को मान भी ले कि शिवम ने पैसे और गहनों के लिए अपने माँ बाप को मारा तो वो उनके कपड़े लेकर क्यों जाएगा? और वैसे भी अपने परिवार का वो इकलौता वारिस है, पैसों के लिए मर्डर क्यों करेगा? सर सिन्हा फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स। क्या है कॉल रिकॉर्ड्स में यादव जी? सर मोबाइल लोकेशन के मुताबिक अभिजीत और रत्ना का मोबाइल 11 जून की शाम 7 बजे स्विच ऑफ हुआ था घर के बगल में, जबकि शिवम का फोन 12 तारीख को सुबह 7 बजे स्विच ऑफ हुआ और रमा का फोन सुबह 8 बजे, मतलब 1 घंटे बाद। सुबह 8 बजे यानी रमा जब अपनी माँ से मिलने आई थी तब। मतलब अभिजीत और रत्ना का मर्डर 11 तारीख की रात को हुआ और रमा का मर्डर हुआ 12 तारीख को अगले दिन सुबह 8 बजे शायद। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा क्या आता है, देखते हैं। ये सिन्हा फैमिली की डिटेल्स पता की थी ना, शिवम की क्या डिटेल्स है? कुछ खास नहीं सर, क्योंकि शिवम बहुत ही रिजर्व टाइप का आदमी है। उसके फ्रेंड्स दोस्त यार वगैरह है नहीं कोई, और दोस्त के नाम पे एक ही है, अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा, बुलाइए उसे। दोस्त है, कुछ तो राज पता होगा ही। सर शिवम का कभी उसके पापा से बना ही नहीं। अंकल सोचते थे वो उनका बिजनेस देखेगा, पर शिवम का मन मुंबई जाके सेटल होने का था। और जैसे हमने उसको बताया कि हम मुंबई जा रहे हैं तो वो तुरंत अपना प्लानिंग बना लिया मुंबई जाने का। तो अब वो कहाँ है? मुंबई में? नहीं, मुंबई तो वो कल हमारे साथ जाने वाला था। 2 दिन से उसका फ़ोन मिला रहा है लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा। अब पता नहीं वो जाएगा कि नहीं, कहाँ है वो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम तो कल मुंबई निकल जाएंगे, अब वो अपना देखे। अपना ये मुंबई का टिकट कैंसिल करा लो। मतलब जब तक शिवम नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और जैसे वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तुरंत हमें बताओगे। जी सर। ये मुंबई जाने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है शिवम की कार कहीं दिखे। शिवम का फोन अभी मांझी में एक्टिवेट हुआ है। जिस आदमी को हम मुंबई तक ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ मांझी में बैठकर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। यादव जी इस शिवम की लोकेशन ट्रेस करो और इससे पहले कि ये दोबारा हमारे हाथ से निकले उठा कर लाइए उसे। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। आगे? जी सर, मैं फॉलो करता रहूँ। सर लोकेशन के हिसाब से तो यही जगह है। फोन लगाओ। सर इस घर से नहीं आया। शिवम कहाँ है? शिवम? कौन शिवम साहब? हमको नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। फोन लगाओ। घंटी की आवाज आ रही है अंदर से, फोन तुम्हारा है? लेके आओ फोन। बात सुनिए सब, वो सब ये फोन है। ये फोन किसका है? बताओ किसका है?
थाने में लेके चलूं? नहीं नहीं साहब, ये फोन हमारा नहीं है, पड़ा हुआ मिला था। कहाँ? जय माता दी। बैटरी खत्म हो गई तो मोबाइल बंद पड़ गया और हम भी चार्ज नहीं किए। फिर सब जब 2-3 दिन हो गए तो हम मोबाइल चार्ज किए, आज ही ऑन किया था साहब। कि आप सब माफ़ी दे दो साहब, गलती हो गई। ठीक है ठीक है। ये फ़ोन कहाँ मिला था तुम्हें? वो बजाज रोड नंबर 3 पे साहब। बजाज रोड नंबर 3? ये अभिजीत सिन्हा का घर वही है ना? जी सर। चलो दिखाओ कहाँ मिला था मोबाइल। यहाँ पे था साहब, वो एक गाड़ी खड़ा हुआ था उसके नीचे टायर के पास। स्टिकर उसी गाड़ी पे लगा हुआ था? नहीं नहीं साहब, यहाँ पे 2 गाड़ी खड़ा हुआ था, एक यहाँ और एक वहाँ पे, वो सलेटी कलर का। सब माता रानी का फोटो देख के हम सोचे थे कि मोबाइल नहीं लेते, फिर लालच आ गया साहब। साहब हम सच कह रहे हैं, इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता है साहब, माफ़ी दे दो हमको। सर ये दूसरी गाड़ी किसकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम के साथ इन मर्डर्स में कोई और भी इन्वॉल्व है और दूसरी गाड़ी उसी की थी? हाँ हो सकता है, क्योंकि गोपाल को जब शिवम का फ़ोन मिला था तो वो ऑन था। इसका मतलब शिवम ने खुद वो फ़ोन ऑफ नहीं किया था, गलती से उससे कहीं गिर गया था। यादव जी इस शिवम का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। तुम उधर देखो। लाश को बाहर निकालो। हेलो, यादव जी बॉडी जिस तरह से डिकम्पोज हुई है उसे देखकर लगता है कि इसकी मौत 6-7 दिन पहले ही हो चुकी है। बॉडी पर कोई घाव का निशान भी नहीं है, मतलब किसी अलग तरीके से मारा गया है। खैर जो भी है, रीजन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ ही जाएगा। सर गाड़ी के अंदर सूटकेस और बैग मिला है जिसमें सिर्फ कपड़े हैं, पैसे और जेवर नहीं है। इसका मतलब शिवम कल्प्रिट नहीं विक्टिम है। आप सी में सर यहाँ एक लोकल गुंडा है राजा सिंह, जिसके सर पर नेताजी का हाथ है। अभी हम 2 दिन पहले सुने थे कि वो ठेके पर बकैती कर रहा था कि उससे दुश्मनी करोगे तो सिन्हा परिवार की तरह गायब हो जाओगे। इस राजा के साथ सिन्हा फैमिली की क्या दुश्मनी थी? उसकी एक बहन है इला, जिसका कुछ प्यार व्यार चल रहा था शिवम से। ठीक है सर, लगता है सिन्हा फैमिली का मर्डर मिल गया। इस बार तो गठबंधन पार्टी लेकर रहेगी। राजा कहाँ है? पता नहीं साहब। सर्च करो। सर ऊपर आइए। कौन है आप? समईला। राजा की बहन। तो बताइए राजा कहाँ है? सब मुझे नहीं मालूम। भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही हूँ? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसे बचाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मतलब? वो चाहता था कि हम अपनी जिंदगी उसके तरीके से जिए। शिवम सिन्हा नाम के लड़के से प्यार करती हूँ मैं। जब ये बात उसे पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जबरदस्ती मेरा बच्चा गिरवा दिया। इतने से भी नहीं माना वो। और अच्छा अच्छा तुम हो? अरे कौन है? क्यों मार रहे हो? क्या कर रहे हो? नमस्ते आंटी जी, राजा यादव। अरे 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 कोई है? अरे छोड़ो! अरे मेरा बेटा को छोड़ दो। दो हाथ का लौंडा होकर राजा यादव की बहन से इसक लड़ाने का कोशिश करता है, हैं? बेटा अभी तो सिर्फ कूटे जा रहे हो, अगर उससे दूर ना हुए ना तो जान से मार देंगे, समझ गए? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और हमरे बेटे को काहे मार रहे हो? बेटा ये तुम्हारा बेटा है? हाँ।
फिर तो तुमको सजा देना बनता है। अरे हम पुलिस को बुलाएंगे, हम छोड़ दो। शर्म नहीं आता तुमको ऐसा नालायक बेटा पैदा करते हुए? फिर मैं शिवम से मिली, हमने मुंबई जाने का प्लान बनाया। मैं 20 तारीख को शिवम को मुंबई में मिलने वाली थी। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे तो मेरा भाई मुझे कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। प्लीज़ सर मुझे शिवम से मिलना है। सॉरी, आप शिवम से अब कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है। क्या? संगीता, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। बस एक आखिरी बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई राजा शिवम को मार सकता है? यादव जी, सर स्टेट बॉर्डर सील करो। राजा भागना नहीं चाहिए। सारे खबरियों को एक्टिवेट करो। 24 घंटे के अंदर अंदर राजा मुझे लॉकअप में चाहिए। जी सर। सर, मुझे लगता है आपका शक सही था। शिवम की मौत भी 11 जून को रात 8 से 10 बजे के बीच हुई थी, गला घोटने की वजह से। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से गाड़ी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और ना ही स्टीयरिंग व्हील में मिले। लेकिन हाँ, गाड़ी के सीट और डिक्की में जो ब्लड स्टैंड मिले हैं उसके साथ अभिजीत, रत्ना और रमा के ब्लड ग्रुप मैच हुए हैं। यादव जी, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ने सिन्हा फैमिली की बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए उन्हीं की कार का इस्तेमाल किया और उस पे से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उनकी कार से उसने ब्लड स्टेन नहीं हटाए। उसने अभिजीत, रत्ना और रमा तीनों का फोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन शिवम का फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसका फोन कब और कहां गिरा, जो कि बाद में गोपाल को मिला। हो सकता है सर। पर यादव जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल ने 11 तारीख की रात को अभिजीत, रत्ना और शिवम तीनों का खून कर दिया, लेकिन रमा को उसने 12 तारीख की सुबह यानी कि 12 घंटे के बाद मारा। इसका मतलब है कि कातिल लगातार सिन्हा फैमिली के घर में बना हुआ था। कौन हो सकता है वो? राजा? क्योंकि पॉलिटिशियन का हाथ सर पे होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो, या फिर आनंद, वो भी तो गायब है। यादव जी, इन दोनों का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। यह केस ऑनर किलिंग से लेकर शिवम के स्वार्थी होने से होता हुआ अब एक बदले की भावना का लगने लगा था, जिसमें राजा का मोटिव तो क्लियर था, पर आनंद जो इतने समय से गायब था उसका मोटिव हमें समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो रमा से शादी करने के लिए इतना बेचैन था तो उसका मर्डर क्यों करेगा? हम लोग इसी उधेड़-बुन में थे, तभी इस केस में एक नया किरदार और नया एंगल सामने आया। अब ये कौन है? सर, ये साहब हम प्रकाश कुमार, सिन्हा परिवार के एकमात्र रिश्तेदार बचे हैं साहब। वो कैसे? साहब, रत्ना सिन्हा हमारी बुआ थी। अच्छा। हमारे पिताजी की इकलौती बहन। सब बहुत साल पहले पिताजी का देहांत हो गया, फिर 3 साल पहले अम्मा भी गुजर गई। फिर बुआ हमको फ़ोन करके बोली कि यहीं आ जाओ, फूफा जी के काम धंधे में हाथ बटाना। तो पिछले 3 साल से हम यहीं हैं साहब, और फूफा जी के खानदान में भी कोई है नहीं, तो हम ही हुए एकमात्र रिश्तेदार। ठीक है, मान लिया तुम उनके रिश्तेदार हो, पर ये कहानी हमें क्यों सुना रहे हो? साहब, थोड़ा धैर्य से सुने, तो उसी पे आ रहे हैं। अब बैठ जाएं। बैठो। धन्यवाद साहब। साहब, कहा है कि 2 साल पहले ना फूफा जी 2 दुकान लिए थे, तो एक दुकान उनसे हम ले लिए किराए पे अपना धंधा शुरू करने के लिए, और एक दुकान अपने दोस्त संजीव को किराए पे चढ़वा दिए। आपको शक सुबह है तो आप जांच कर सकते हैं साहब। अरे ठीक है, लेकिन साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? सर, हम बुआ के परिवार के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपका एनओसी चाहते हैं साहब, ताकि पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो सके। अब हम ही तो हैं अकलौते वारिस। तुम्हारे जुबानी खर्च के अलावा तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है कि तुम ही हो अकेले वारिस? क्या बात कर रहे हैं साहब, पूरा माजी गवाह है। सब जानते हैं कि हम उनके भतीजे हैं, सब देखे हमको फूफा जी के साथ। और साहब, ये बात तो उनके यहाँ जो काम करता है ना पप्पू, वो भी जानता है कि हम उनके एकमात्र रिश्तेदार हैं। काहे के रिश्तेदार साहब? आदमी गया नहीं कि उसके पीछे हजारों रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। साहब, गलती उनका नहीं है, गलती हमारा ही है जो हम यहाँ देर से पहुँचे हैं। मतलब? ये देखिए साहब, प्रकाश का है का नहीं हमें नहीं पता है, हमें तो ये पता है कि हम हैं असली वारिस। भगवान हमको एकदम नालायक औलाद दिया है, जिसको हमारा ये बिजनेस पसंद ना है। अब बिटिया वो साला मिश्रा के लौंडे के चक्कर पे फंस गई।
भैया सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोले। जी भैया। तू है ना हमारा बहुत वफादार है रे। तू कागज और पेन लेकर जा। अरे जा लिख। मैं अभिजीत सिन्हा अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं कि मेरी सारी दुकान मकान सबका मालिक पप्पू है। भैया ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। सेठ जी खुदा ही लिखा पढ़ी करके गए हैं। इसके हिसाब से जायदाद के हम ही मालिक हुए और सेठ जी के जाने के बाद हमारे पास एक ही सहारा बचा है, उस पर भी प्रकाश नजर गड़ा के बैठा है साहब। सेठ जी भले आदमी थे साहब, प्रकाश ने दुकान किराए पे दिलाया था। प्रकाश तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो अभिजीत सिन्हा की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है कि वो उनका अकेला वारिस है। सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ कहना है इस बारे में? हेलो, हाँ ठीक है, तुम नजर रखो, हम पहुंचते हैं। सर, राजा का पता चल गया। क्या हुआ साहब? राजा है? कोई नहीं साहब, यहाँ पे कोई गलत खबर दी है आपको। चलो चेक करो। साहब आप नहीं जा सकते। साहब आप नहीं जा सकते साहब। अरे क्या हुआ बे? क्या इतना हल्ला मचा रहे हो? साहब 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 हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा है। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो भाग क्यों रहा था? अरे वो इला के चक्कर में हम शिवम और उसके परिवार वालों को धमकाए थे कि वो इला से दूर रहे, और फिर जब सिन्हा परिवार गायब हो गया तो हम भी ऐसे झूठ में हेकड़ी झाड़ दिया कि सब हमने किया है। देखिए दरोगा जी, जब आपको लाश मिला ना, हम डर गए कि बेकार में हम धरे जाएंगे, बस इसीलिए भाग रहे थे। हम कैसे मान लें कि तुम सिर्फ हेकड़ी झाड़ रहे थे? तुमने किसी का मर्डर नहीं किया? अरे 11 तारीख को तो हम मांझी में थे ही नहीं। नेताजी का जन्मदिन था 3 दिन के बाद, पोस्टर बनवाने के लिए पटना गए थे। 12 तारीख को देर रात लौटे हैं। यादव जी। जी सर। इस राजा की एलिबाई चेक करो, इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी फोन की लोकेशंस भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे कुछ बात करना था। बोलिए। वो हमारा बेटा है ना आनंद, वो वापस आ गया है, तो आपसे भेंट करवाना था उसका। जाना आना यहाँ बताओ सर को। नमस्ते साहब। सर, हमारा नाम आनंद मिश्रा है, हम रमा के पति हैं, और चूंकि सर हमारे बाद इस परिवार में और कोई बचा नहीं है तो कानूनन हमारे ससुर की सारी संपत्ति पर हमारा हक बनता है। आप तो जानते हैं सर, कानून के हिसाब से जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो सब कुछ पति का ना हो जाता है, और पत्नी के मायके में कोई है नहीं सर, तो अगर इसको इसका हक मिल जाता सर तो बस। हाँ, बीवी मरी तो गायब हो गए और आज अचानक प्रॉपर्टी का क्लेम करने आ गए। कहाँ गायब थे अब तक? और अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? सर, रमा के गुजर जाने के बाद हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे और ना ही किसी से बात करना चाहते थे, इसीलिए हमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और बिना किसी को कुछ बताए हम पटना चले गए थे अपने दोस्त के पास। एकदम ऐसा ही बोल रहा है सर, एकदम ऐसा ही बोल रहा है। अब सर इसको इसका हक मिल जाता तो हम। आप लोगों के अलावा 2 और हैं जो अभिजीत सिन्हा की प्रॉपर्टी पे अपना हक जता रहे हैं, प्रकाश और पप्पू, और आप हैं तीसरे। कान खोल के सुन लीजिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और रही बात हक की, तो पहले साबित कीजिए कि शादी हुई भी है या नहीं, वो भी मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। जाइए सबूत लेकर आइए, जाइए। नमस्कार। चलो बेटा, हक की बात करने आ गए हैं। यादव जी, इससे पहले कि मर्डर केस से ज्यादा प्रॉपर्टी क्लेम का केस बने, हमें इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। पता लगा रोज एक वारिस हमारा दिमाग खराब करने आ रहा है। देखो ना क्या जमाना आ गया है, जब पूरा परिवार मरा तो कोई कंधा देने वाला नहीं था, और अब देखो रोज एक नया आदमी हिस्सा मांगने आ रहा है। घोर कलयुग है। सर,
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के हिसाब से पप्पू के लेटर पे अभिजीत की ही साइन है। सर कॉल लोकेशन के मुताबिक राजा 11 जून की सुबह से लेकर 12 जून रात के 11 बजे तक पटना में ही था। सर जिस तरह के काम राजा करता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें गुमराह करने के लिए अपने फ़ोन को किसी दूसरे लोकेशन पे छोड़ दे। यादव जी, मुझे नहीं लगता कि राजा को यह सब करने की ज़रूरत है। कुछ समझा नहीं सर? समझाता हूँ। ये देखो, ये राजा अगर शिवम को मारता तो तभी मारता जब इसकी बहन इला प्रेग्नेंट थी। अगर मान भी ले कि राजा ने शिवम को मारा है तो इसके माँ बाप को क्यों मारेगा? और वैसे भी हमने पटना में उसकी एलिबाई चेक किए ना, 11 से 12 जून के बीच वो पटना में ही था। नहीं नहीं नहीं, ये राजा तो कातिल नहीं हो सकता। पहुंच गए ना, चुपचाप निकल ले हो। सिन्हा साहब की प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारे बिटुआ का हक है, क्या समझे? खुशी खुशी मान जाओ, नहीं तो और भी तरीके आते हैं हमको, समझ गए ना? चलो रे। देखो अनुज, मेरा केस की वजह से वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम ये उल्टी बात कर रहे हो। अगर मैंने कहा है इंटरव्यू के लिए जाना है तो मतलब जाना है। जाओ, तुम्हारे इंटरव्यू की पूरी रिपोर्ट लूंगा मैं, समझे तुम? हाँ, रखो अब। सर संजीव झा ने कल रात को सुसाइड कर लिया है। क्या? हटिए साइड, हटिए। आप लोग हटिए प्लीज, हटिए। आइए सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा था साहब। हम इनके घर में दूध पहुंचाते हैं। 3 महीने का उधार था साहब। सोचा इस बार पैसा लेकर ही लौटेंगे। बहुत देर से दरवाज़ा खटखटाए रहे पर दरवाज़ा नहीं खुला साहब। तब हमने खिड़की से झांक कर देखा साहब, तो हमने इनको लटका हुआ देखा। हमने मकान मालिक को फ़ोन किया और बाद में आपको भी कॉल किया साहब। एम्बुलेंस को कॉल करो। सर शराब पी रखी थी इसने, दिखाओ। तो शायद शराब के नशे में इसने आत्महत्या कर ली है। ऐसा ही लगता है। इन सबको फॉरेंसिक के लिए भेजो। यादव जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। संजीव अरे तुम क्या कर लिया संजीव? ये संजीव तुम्हारा दोस्त था ना? कुछ अंदाजा है उसने सुसाइड क्यों किया? काम धंधा नहीं चल रहा था साहब, बहुत दुखी रहता था। हमसे जितना बन पड़ा साहब हम किए। साहब दुखी तो था ही, दारू का लत लगा लिया। और साहब एक ही दोस्त था साहब, देखिए खुद का जान ले लिया दारू के नशे में, वो भी चला गया। कहाँ गया संजीव? आपको क्या लगता है सर, सच में सुसाइड किया है या बात कुछ और ही है? यादव जी, इस प्रकाश कुमार और संजीव झा की पूरी डिटेल्स निकालो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव की मौत रात 10 से 11 बजे के बीच हुई थी, दम घुटने की वजह से, ना कि फांसी लगाने की वजह से। और संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मरने से 12 घंटे पहले तक उसने प्रकाश को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 15 कॉल्स किए हैं। और मरने से 1 घंटे पहले भी उसने प्रकाश को ही आखिरी बार कॉल किया था। और मर्डर के वक्त प्रकाश के मोबाइल की लोकेशन संजीव के घर की है। यादव जी ये देखिए, सिर्फ प्रकाश के मोबाइल की लोकेशन नहीं, ये आनंद के मोबाइल की लोकेशन भी मर्डर के वक्त संजीव के घर के पास ही बता रहा है। हो ना हो, खूनी इन दोनों में से एक है। लेकिन सर संजीव को मारने का मोटिव क्या निकलता है फिर? मोटिव भी ये दोनों ही बताएंगे। उठा के लाओ दोनों को। सर हम सच बोल रहे हैं, हम तो संजीव के घर के पास गए भी नहीं थे। अगर झूठ बोलेगा तो और मार खाएगा। मार से बचना है तो सच बोल। बोल, सच बोल। सर ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये पापा हमको सिखा पढ़ा करके भेज रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि संजीव को जाके बोले कि वो दुकान खाली कर दे। और जब सर ये बात हम बोल कर निकले तब तक वो जिंदा था। और सर उसके बाद हम पप्पू के पास चले गए कि वो प्रॉपर्टी पे क्लेम ना करे। सर आप यकीन मानिए, ये सब पापा हमसे जबरदस्ती करवा रहे थे। हमको कुछ नहीं चाहिए सर,
हम तो सिर्फ रमा से प्यार करते थे और वो हमें अब कभी नहीं मिलेगी सर। हम उसे कभी देख नहीं पाएंगे। इसकी हालत देख के तो ऐसा नहीं लगता है किसी का खून कर सकता है, और रमा का तो बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं ये प्रकाश क्या बोलता है। वैसे प्रकाश के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की थी जो मुझे याद नहीं आ रही, क्या थी वो? क्या? सर अब अच्छे से याद कीजिए, अब तक हम प्रकाश से सिर्फ 2 ही बार मिले हैं। पहली बार जब वो पुलिस स्टेशन आया था डेथ सर्टिफिकेट के लिए हमसे एनओसी लेने, और दूसरी बार जब संजीव ने सुसाइड किया था, हम उसके घर से निकल ही रहे थे और वो वहाँ पहुँचा था। याद आया यादव जी, जब हम प्रकाश से मिलके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मैंने नोटिस किया। सर गोपाल, जिसने शिवम का मोबाइल उठाया था और जिसने स्टिकर और ग्रे कलर की गाड़ी के बारे में हमें कहा था, जो मर्डर के दिन अभिजीत सिन्हा की गाड़ी के साथ पार्क की हुई थी। यादव जी, इस प्रकाश की गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अब देखते हैं कौन सी कहानी सुनाता है। काहे फंसा रहे हैं साहब? हमारे दोस्त का मर्डर का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। काहे आप लोग को पैसा वैसा चाहिए क्या? तुम्हें फंसाने की जरूरत नहीं है हमें। तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है हमारे पास। ये रही तुम्हारे फोन कॉल्स की और तुम्हारी फोन लोकेशन की पूरी डिटेल्स। संजीव को मारने से पहले तुमने उससे फोन पे बात की थी ना, फिर अपनी दुकान से उसके घर गए थे ना, वहां आधा घंटा रुके थे, और उसके बाद 8:15 बजे तुम अपने घर गए थे। बोलो, आधा घंटा क्या कर रहे थे वहां? साहब इसमें कौन सा बड़ा बात है साहब? संजीव दोस्त है हमारा, दुखी था, उसका काम धंधा बंद है, सांत्वना देने गए थे, और साहब एक आधा घंटा बाद वापस भी तो आ गए थे। हाँ, कहानी अच्छी है। अब ये भी बता दो, तुम्हारे गाड़ी के पीछे जो ब्लड स्टेन मिले हैं वो किसके हैं? अरे साहब वो तो मुर्गे का खून है साहब। दोस्तों के साथ पार्टी किए थे, 20 किलो मुर्गा कटवाए थे, वही गाड़ी में लेके गए थे साहब। वो मुर्गे का खून नहीं, वो इंसानों का खून है। अभिजीत सिन्हा और रत्ना सिन्हा के ब्लड से मैच करता है वो। सच सच बोलो, वरना यादव जी को बोलेंगे तुम्हारी ऐसी रेल बनाएंगे कि झूठ बोलने लायक नहीं रहोगे। यादव जी बोल। रत्ना बुआ का प्रॉपर्टी हमको मिल रहा था साहब, तो इस संजीव दुकान छोड़ने को तैयार नहीं था। ऊपर से साहब किराया देने के लिए भी मना कर दिया था। बोलता था कि तुमको तो सब फोकट में मिल रहा है, तो काहे दुकान का रेट लगाए हुए हो। साहब दोस्तों के साथ चिरकुट जैसा बात कर रहा था, तो हमको भी गुस्सा आ गया, तो हम उसके घर पे गए और ऐसा दिखाए कि जैसे हम उसका बात मान लिए। हमको मालूम था कि तुम हमारी परेशानी जरूर समझोगे। आई लव यू। आई लव यू। नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया कि तूने प्रॉपर्टी के लिए मारा, लेकिन सिन्हा फैमिली को मारा कैसे? तो बार बार बोल रहे थे कि किराया भरो नहीं तो चलते बनो। अब साहब अपने सगे भतीजे के साथ ऐसा कोई करता है क्या? दुकान खाली करो का धमकी सुन सुन के ना उपटा गए थे एकदम। तो हम सोचे कि मार डालेंगे, तो फिर हम फूफा जी को फोन किए और कहे कि किराया देने के लिए हम घर पे आ रहे हैं। देखो, हमको 6 महीने का पूरा किराया चाहिए, कौन बहाना नहीं। चिंता मत कीजिए फूफा जी, आज के बाद आपको कोनो तकलीफ नहीं होगा। पापा क्या होगा बाबू? सबका लाश गाड़ी में डाल के ठिकाने लगाने का प्लान बनाए थे। सबका फोन लिया, स्विच ऑफ किया, लेकिन साहब हमको शिवम का फोन नहीं मिला। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम घर चले गए। फिर सोचे कि अगले दिन उन्हीं की गाड़ी से उन्हीं लोगों का लाश ठिकाने लगाएंगे। अगले दिन उनके घर पहुंचे, उनका गाड़ी की चाबी ढूंढ ही रहे थे, तभी साहब। अम्मा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और अम्मा पापा कहाँ हैं? वो लोग बाहर की साइड है क्या? सर अब परिवार में कोई बचा नहीं था, तो हमको लगा कि सब हमको ही मिलेगा। अब प्रॉपर्टी पे हक तो तुम्हें मिलने से रहा। हाँ, जिस सजा के तुम हकदार हो वो जरूर तुम्हें मिलेगी। जैसे अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता है, उसी तरह जुर्म की और पाप की सजा भी तय है। ये केस शुरू हुआ था एक लड़की के कत्ल से, जो शुरू में ऑनर किलिंग जैसा लग रहा था। शिवम का एंगल सामने आया तो प्रॉपर्टी के स्वार्थ जैसा लगा। राजा का एंगल जब सामने आया तो बदले की भावना से किया गया लगा, और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला एक स्वार्थी रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही लोगों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इस केस में 1 2 नहीं, पूरे 4 बेगुनाह लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर ये जरूर समझ में आया कि जुर्म ने दस्तक दी थी। पहली दस्तक तब मिली जब प्रकाश ने अपने रंग बदलने शुरू किए, और दूसरी दस्तक थी
संजीव की एंट्री, जब प्रकाश अपने ही जैसे एक मक्कार को ले आया। सच्चाई ये है कि बुरी संगत में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है जब भी बुरी संगत में पड़ो सतर्क हो जाओ, वरना इस जुर्म की दस्तक हो सकती है। अरे कहाँ हुआ रे? हाँ? अरे कहाँ हुआ रे? सीतापुर गांव में 2 लड़कियों की लाशें एक पेड़ से लटकी हुई मिलती हैं। ये एक सुसाइड केस भी हो सकता था और एक मर्डर केस भी, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये बहुत चौंका देने वाला एक डरावना सच था। आज की ये कहानी बच्चों और उनके माता पिता सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव हो या शहर, इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर इन वारदातों पर रोक लगानी होगी और खासकर माता पिताओं को इसमें खास भूमिका निभानी होगी। आइए देखते हैं हमारा आज का ये केस। दीपा और आशा का कमरा यही है? जी। कोई नोट या मैसेज नहीं छोड़ा उन्होंने? नहीं जी, ये हमारी पत्नी है और वो हमारा बेटा विनोद। आप लोगों ने आखिरी बार दीपा और आशा को कब देखा? कल रात खाना खाने के बाद 10:30 बजे के करीब। सर इनके घर में पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है। ठाकुर साहब एक बात बताइए, क्या आपके घर के लोगों का अपने घर के इस पिछले दरवाजे से भी आना जाना है? जी, लेकिन बहुत कम। सर ये भी तो हो सकता है कि वो रात को इसी रास्ते से निकली हो और किसी को पता भी ना चला हो। आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अरे हमारी बिटिया रात को इस दरवाजे से बाहर क्यों जाएंगी? देखिए ठाकुर साहब, मैं समझाता हूं आपको। आप लोगों के बेडरूम घर के आगे की तरफ हैं और आपके घर का ये पिछला दरवाजा आपके बेडरूम से इतनी दूर है कि अगर कोई आपके घर का सदस्य चुपके से बाहर आना या जाना चाहे तो इस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि दीपा और आशा इस दरवाजे से चुपके से बाहर गई हो कि उसका कोई जानकार इस दरवाजे से अंदर आया हो और उन्हें बाहर ले गया हो। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव के मुखिया हैं हम, किसी का मजाल नहीं है हमारे घर की तरफ देख भी ले। आप तो आने जाने का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है उन दोनों ने खुद अपनी जान ली हो, कोई टेंशन थी उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल रहता है, और रही बात घर संभालने की तो बहुत अच्छे तरीके से आता है हमें। इस हादसे को देखकर तो नहीं लगता ऐसा। खैर, उन दोनों को किसी तरह की कोई टेंशन थी या किसी से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर ठाकुर साहब आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो? साहब पानी। कह रहे कोनो काम वक्त पर नहीं करता है। पानी नीचे रख। मुर्गा बने आप। साहब मुर्गा बन, रख पानी नीचे। नहीं साहब, हमरा कोनो से कोई दुश्मनी नहीं। सर ये माया देवी तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। हरदोई थाने फोन करके लेडी कांस्टेबल का स्टेटस मालूम किया, क्योंकि बिना लेडी कांस्टेबल के हम बॉडीज को नीचे नहीं उतार पाएंगे। राइट सर। योगेश, ये क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों लड़कियों ने फांसी खुद लगाई होगी। वो कैसे सर? इस पिक को ध्यान से देखो। दोनों के गले में जैसे फांसी लगी हुई है और फंदे पे जो गांठ लगी हुई है, खुद फांसी लगाने वाला इस तरह की गांठ लगा ही नहीं सकता। मतलब ये था, खुद फांसी लगाने वाला पहले रस्सी के एक सिरे को अपना एक हाथ में पकड़ेगा, दूसरे हाथ से वो इस तरह से पेड़ पे डालने की कोशिश करेगा। खुद फांसी लगाने वाला इस तरह से फंदा बनाएगा। ये अब कुर्सी इधर रखो, यहां पकड़ो जरा कुर्सी, यहां सामने आके। इस तरह से फंदा उसने अपने गले में डाला होगा
कुर्सी पैर से नीचे से खिसकाई, आया समझ में? सर वो दोनों बॉडी भी तो हमको ऐसे ही मिली है। यही तो मैं कह रहा हूँ योगेश, अगर ये दोनों का आत्महत्या का मामला होता तो घर में लगे पंखे से भी की जा सकती थी। घर से बाहर निकलकर चबूतरे पे पेड़ पे लटकने की क्या जरूरत थी? सर अगर हम ये मान लें कि ये मर्डर है तो दोनों को मारने का रीज़न क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो रात में बाहर गई क्यों? यही तो पता लगाना है। या तो फिर कोई उनका जानकार उन्हें किसी बहाने पिछले दरवाजे से बाहर ले गया, या वो खुद पिछले दरवाजे से बाहर निकल कर आए। हो ना हो, इसमें घर में से ही किसी सदस्य का हाथ हो सकता है। ब्रिजेश जी का परिवार का गांव में बहुत इज्जत है साहब, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, पता नहीं कहाँ हो गया। अच्छा एक बात बतलाइए, ये ब्रजेश जी की बेटियां कैसी थीं? साहब दो लड़कियां तो बहुत अच्छी थीं और उनका कोई दोस्त सहेली भी नहीं था, और दोनों वैसे भी घर से ज़्यादा बाहर निकलती कहाँ थी। ठीक है सर, हरदोई पुलिस स्टेशन में एक ही फीमेल कांस्टेबल है और वो भी छुट्टी पर गई है। उनसे बोलो जैसे ही वो छुट्टी से वापस आए हमें इन्फॉर्म करें। सर ये ब्रिजेश के परिवार का भी समझ में नहीं आ रहा, सारा गांव उसके बारे में तारीफ कर रहा है। अब या तो ब्रिजेश बहुत अच्छा है या फिर उसका गांव उससे डरता है। सर फिर ऐसे में आशा और दीपा के बारे में हमसे कौन बात करेगा? कोई तो होगा जो दीपा और आशा से बात करता होगा। सर पता चला है कि ब्रिजेश के गांव के दर्जी से आशा और दीपा के कपड़ों को लेकर बहस हुई थी। हाँ वो दोनों यहाँ आती थी साहब। क्या है ना, हम ही एक लेडीज टेलर है पूरे गांव में, तो किसी को भी कपड़ा सिलवाना होता है तो हमारे पास ही आती है। ये दीपा और आशा को तो आप जानती ही होंगी, दोनों बातचीत करने में कैसी थी? सोच क्या ही हो क्या बनवाना है? बहुत कुछ सोच कर रखे हैं, तुम देखो। इसको थोड़ा और नीचे कीजिए ना। हाँ इतना कीजिए। अरे बाप रे बाप, तुम पागल हो गई हो, इतना डीप गला पहनोगी? तुम देखो ना हम कितना अच्छा बनवाएंगे इस बार, सब देखते रह जाएगा। दीदी इसको थोड़ा टाइट कीजिए। हाँ दीजिए ना, कीजिए। पगला गई हो तुम, तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम इतना टाइट सूट पहनोगी? तुम देखना अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम बदलवा देंगे, पूरा गाँव देखता रह जाएगा, इतना अच्छा लगेगा। और थोड़ा टाइट कीजिए। हाँ इतना ले जाइए, बस इतना। तुम पिटवा दोगे। देखिए अगर अच्छा नहीं बनेगा तो हम पैसे नहीं देने वाले आपको। और नीचे में ना लेस लगा दीजिएगा, हम एकदम चाहते हैं कि हम वो टीवी हीरोइन जैसे दिखे, जिसका एकदम चिकना सा पेट और मोर जैसी चाल हो। एक दिन ठाकुर साहब हमारे दुकान पे आए थे। ये क्या भद्दा कपड़ा सी है? क्या हुआ ठाकुर जी? आपको पता नहीं चला आपने क्या किया है? हमारा बिटिया लोगों का सूट सिला आपने, इतना छोटा छोटा बाजू, गला इतना लंबा, टाइट कपड़ा, इसको पहन करके गांव में घूमेगा तो नंगा नहीं दिखेगा। कपड़ा जल्दी से ठीक करके घर भिजवाइएगा, नहीं तो दुकान में धुआं भर देंगे, समझ गए ना? ये सब हुआ कब? 4 दिन पहले साहब, जब आशा अपने पति के घर से वापस आई थी। ये आशा शादीशुदा थी क्या? हाँ साहब। तो अपने घर वापस क्यों नहीं गई वो? नहीं पता साहब। कमाल करते इंस्पेक्टर साहब आप। अरे हमारी बिटिया थी, वो कुछ भी पहने, किसी को क्या लेना देना? अरे चुप हो जाइए ना आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आशा की शादी हो चुकी है? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? सब लोग जानते थे कि वो कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। तो फिर आशा के ससुराल से कोई दिखाई क्यों नहीं दिया? आशा का पति कहां पर है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको जांच ही करना है ना तो बाहर जाके कीजिए ना, कातिल तो आपको बाहर मिलेगा। आप बार बार जैसे घर में घटना घटा है वहीं आ जाते हैं। आप लोगों का कुछ काम है नहीं, बस यही रह गया। करे किसने मंगाया पानी? वो साहब हम जाते हैं। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपसे ये मामला नहीं संभलता हो तो हमें बता दीजिए, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। देखिए साहब, हमारा परिवार ऐसा ही बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। वो देखने में ऊपर से सख्त जरूर है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। बहुत प्यार करते थे अपनी बिटिया से। आप यही जानना चाहते हैं ना कि उस दिन दर्जी के यहाँ से कपड़ा आया तो क्या हुआ? ए छोड़ ना दीपा, सुन ना, आशा बात करने दे। अम्मा ये क्या करवा दिए आप हमारा कपड़ा का? हाँ हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे? ये ढीला ढाला एकदम झोला माफिक। हाँ अम्मा हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्या झोला ऐसा? झोले से कपड़ा है, 1 नंबर कपड़ा है। गांव की जितनी लड़कियों को देखो सब ऐसे ही कपड़ा पहनती है, और तुम दोनों पे कपड़ा बहुत जचेगा, बहुत, समझी? यही कपड़ा तुम लोग को पहनना है। तुम पहनो ये कपड़ा, समझे? चलो आशा। देख रही हो अम्मा, दिन पर दिन लोगों का नौटंकी बढ़ते चल जा रहा है। ये नहीं पहनेंगे, वो पहनेंगे। अरे बाप रे बाप, ए दीपा का
कर दी ना, तुम सच में कपड़ा जला दिया। अम्मा को पता लगेगा ना तो तुमको पता नहीं है क्या कर देगी। अब हम इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन करता है। क्या हो रहा है ये सब? अरे बोलते क्या नहीं? कपड़ा जला रहे हैं जो आप बिगाड़ के लेकर आए थे। कोनो बात नहीं। अरे ठाकरों की बिटिया है तो खून तो बाल मारेगा ही ना। तुम दोनों दूसरा कपड़ा बनवा लेना, बढ़िया आशा। हाँ, पर पहले जैसा नहीं। हाँ, बस यही सब था हमारे बीच। दीपा की भी शादी हो चुकी थी क्या? हाँ, वो दीपा के लिए भी लड़का देख रहे थे, लेकिन आशा की शादी पहले तय हो गई तो पहले कर दी। और ये आशा की ससुराल कहां पर है? बलियापुर। सुनील आप ही हैं? हाँ सर। सुनील, हमें आपकी बीवी आशा के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। आशा क्या हो सर? क्यों, आपको नहीं पता? आपकी बीवी आशा अब नहीं रही। क्या? क्या हुआ उसको? क्यों, आपके ससुराल वालों ने आपको खबर नहीं की? नहीं सर। दरअसल हमें दीपा और आशा की लाशें गांव में पेड़ से लटकी मिली। सुनील, आपको क्या लगता है, क्या दीपा और आशा की कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से ये सब हुआ? हमको नहीं पता सर, लेकिन अभी 2-3 दिन से हमारी बात भी नहीं हो रही है। क्यों? अब क्या बताएं सर, जब से ब्याह की आई थी ना, सारा घर सर पे उठा रखा था। जब देखो हमसे और हमारे बेटे से लड़ती ही रहती थी। गरम गरम पूरी, छोला का साथ पूरी बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बड़ी अम्मा तो एक नंबर छोला बनाती हैं। उसको धीमा धीमा आंच पे पकाएगा ना तो बहुत अच्छा बनता है, हबर दबर करेगा ना तो तुम सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ। अरे हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारी बड़ी माँ ही तो छोले बनाती है, हमें थोड़ी कुछ करना आता है। अरे हमें और भी काम होते हैं, समझी तुम, ऑफिस भी जाना होता है। जब देखो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ। माँ जी, आप ना हमारी बड़ी अम्मा के बारे में कुछ मत कहिए। हम तीनों भाई बहन को ना अकेले पाला है उन्होंने, और ये ना कोई आसान काम नहीं होता है। अरे तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम तीनों भाई बहनों को पाला है तो हमने भी पाला है। मैंने भी बेटा जना है, उसे पाला है, जिसके बलबूते पे तुम ऐश कर रही हो, समझी? देखिए अम्मा जी, आप ना... इसलिए हम फैसला कर लिए थे सर, इस बार कुछ हो जाए हम उसको लाने नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन ब्रजेश जी फिर ऑफिस पर आ गए। बार बार तुम्हारा वकील बन करके तुम्हारा झगड़ा नहीं छुटा सकते। अरे तुम्हारा बीवी है, तुम संभालो ना। बाबूजी, बात तो ये है कि आपकी बेटी को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं। बहुत अच्छा शिक्षा दिया है हमने अपनी बिटिया को। अरे तुम्हारी मर्दानगी में कमी अपने साथ रखने में उसको बात करता है। ये कब की बात है? 2-3 दिन पहले की बात है सर। सुनील, हमें लग रहा है कि दीपा और आशा की हत्या में कहीं ब्रजेश जी के परिवार में से ही तो किसी का हाथ नहीं है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, लेकिन पूरा गांव वाला जानता है सर कि घर में सबसे गुस्से वाला कौन है। कौन है? सर हम नाम तो नहीं ले सकते, आप पूछिए अगल बगल जाकर, आपको पता चल जाएगा। सर आपका शक हमें सही लग रहा था, कातिल ब्रिजेश की फैमिली में से कोई हो सकता है। सुनील भी तो नाम लेने से घबरा रहा था। हाँ योगेश, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने भर से हम ब्रिजेश या उसके परिवार पे इल्जाम नहीं लगा सकते। यह भी तो हो सकता है सुनील ने हमारी हाँ में हाँ मिला दी हो। सर हमको किसी को तो ढूंढना ही होगा जो हमसे ब्रिजेश के परिवार के बारे में खुल के बात करे। एक काम करो कि दीपा और आशा की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो दोनों बहनें मरने से पहले किस किस से बातें करती थी। सर इक्के बार कह दिए हैं, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक इनका लाश नीचे नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, नहीं उतरेगा। हम लोग लाश नहीं ले जाने देंगे। सुनिए हैं, ए शंभू जी, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं साहब। बैठिए, हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं साहब, हम चले जाएंगे। बिठाइए योगेश इनको। हाँ सर। साहब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, आइए बैठिए।
चलिए। साहब, घर में सबसे गुस्सेले तो विनोद बाबू ही हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। कुछ दिन पहले वो पीसी वाले कमलेश को कूट दिए थे। ये विनोद का दीपा और आशा के साथ भी झगड़ा हुआ था। काहे तोड़ देंगे वो पैर? हाँ, बाबूजी सारे दिन बैठ के समाचार सुनते रहते हैं। अरे उस पे कोई नाच सकता है क्या? पता है तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मंगेतर ने तुम्हें छोड़ा होगा। किसी पागल लड़की के साथ कौन आना चाहेगा? बेहुदा, हाँ? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ दीपा से ऐसे बात करने का? माफी मांगो तुम अभी। हम मांगे माफी? दोबारा ना, इसको हाथ मत लगाना। तुम दोनों को देख लेंगे हम। बहुत तेज बन रही हो ना। अच्छा, ये दीपा के मंगेतर का नाम क्या है? साहब, उसका नाम हरीश है। वो धर्मपुर का रहने वाला है। ठीक है, तुम जा सकते हो। योगेश, इस केस का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज कोई ना कोई एक नाम इस केस से जुड़ता चला जा रहा है। सर, हमने पता लगा लिया है। विनोद अक्सर गांव के देसी ठेके पर बैठा रहता है। और सर, हरीश से भी बात हो गई है। वो किसी काम से शहर से बाहर गया है, कल आ जाएगा। सर, पूरा विनोद। विनोद, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठिए। यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, बहुत शोर है यहाँ। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। बहुत रौब है तुम्हारा। ठाकुर है इंस्पेक्टर साहब, कुछ कर सकता है। कुछ भी, जैसे पीसीओ वाले को मारना, यहाँ तक कि अपनी दोनों बहनों का कत्ल तक कर देना। लगता है आपको कोनो गलतफहमी हो गया है। कमलेश कान भरा है आपका। कमलेश ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें पता चला था कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक कारण था। क्या देख रहे हो बे? इधर क्या हुआ? क्या कर रहा है? विनोद छोड़ना। मैं यहाँ चाहिए से। मैं उनको लेके गुंडागर्दी करेगा तू? सर, कोनो गलत बात होता है ना तो अजीब लगता है, दिमाग झंझना जाता है, गुस्सा लगता है। पर इतना भी नहीं कि हम अपनी सगी बहन को मार दें। पुलिस के सामने कई उलझने थी। वो चाहते थे कि केस जल्द सुलझ जाए, लेकिन अपनी बेटियों के गम में न्याय की मांग करती माया देवी ऐसा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। दीपा हमें बहुत पसंद थी सर। अरे हमने तो शादी की तारीख भी फिक्स कर दी थी। तो फिर सगाई काहे तोड़ दी तुमने? सगाई हमने नहीं, दीपा ने तोड़ा था। हरीश, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सच बात तो ये है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते। अब लड़की है तो सगाई तोड़ भी नहीं सकते, माँ की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप ही ये रिश्ता तोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? तोड़ दीजिए ना सगाई। यही सच है सर। तो ये बात देवकी जी ने हमसे काहे छुपाई? अरे लड़की वाले हैं ना, और बदनामी से बचने की कोशिश तो सभी करते हैं। अच्छा, दीपा जिस लड़के से प्यार करती थी उसका जिक्र किया था उसने कभी तुमसे? नहीं सर। सर, दीपा और आशा के कॉल रिकॉर्ड्स में सब कुछ नॉर्मल है। उस रात को 11 बजे उन्हें किसी का फोन नहीं आया था। एक बात और सर, आशा जब अपने ससुराल में थी तो वहां से दीपा को सुनील के मोबाइल से कॉल आते थे। हाँ, तो हो सकता है उसे आशा फोन करती हो। और सर, कभी कभी तो लेट नाइट पर भी फोन किए गए हैं। बहनें भले कितनी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन रोज रात को इतनी क्या बातें होगी करने के लिए? योगेश, ये भी तो हो सकता है कि दीपा को कॉल आशा के ना आकर के आशा के हस्बैंड सुनील के आते हो, और अभी तक हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हो सकता है आशा को दीपा और सुनील के बारे में पता चला हो और दीपा और आशा के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान दीपा का खून हो गया हो।
सर सुनील और दीपक के बीच में अगर अफेयर था भी तो मिलते तो जरूर होंगे। एक काम करो, सुनील के ऑफिस जाकर पता करो, क्या सुनील रोज ऑफिस आया करता था या फिर उससे ऑफिस में कोई मिलने आया जाया करता था। ओके सर। सर एक बात और, ये दीपा ने पिछले हफ्ते किसी मनीराम नाम के आदमी को कॉल किया था, भी 4 से 5 बार। योगेश, ये मनीराम कहीं वही आदमी तो नहीं जिसका जिक्र करके दीपा ने हरीश से सगाई तोड़ दी थी? ये कॉल रिकॉर्ड्स में मनीराम का एड्रेस कहाँ का है? क्या हुआ सर? ये मनीराम कहाँ गया, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, 2 दिन से वो लोग तो दिखे नहीं। ये ब्रिजेश की जो बेटी है दीपा, जी, वो कभी मनीराम से मिलने के लिए आई थी क्या? नहीं सर, कभी देखा नहीं। ठीक। सुनील जी, आपकी पत्नी आशा के घर पर होने के बावजूद भी आप देर रात तक दीपा से बात करते थे। सर वो घर वाला फ़ोन हमको ऑफिस से मिला है और आशा उससे घंटों बतियाते रहती थी। आशा, 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 अरे मेरी शर्ट कहाँ है यार? मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। अरे वहीं पे रखा है, ले लीजिए। हाँ, बैठे रहो और बतियाते रहो बस। अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना, वो शर्ट मांग रहे थे, जाके ले लेंगे। पहले हमको शक हुआ कि उसका कहीं अफेयर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी बहन दीपा से बातें करती थी। तो सुनिए। जी सर। ये सुनील डेली ऑफिस आते हैं क्या? जी सर, हर रोज आते हैं। अच्छा, इनसे कभी कोई लड़की मिलने आई है क्या? नहीं सर, आज तक कोई लड़की तो नहीं आई इनसे मिलने। सर ये भी तो हो सकता है कि सारा काम हरीश ने किया हो। सर दीपा ने सगाई तोड़ी थी तो हरीश का ईगो हर्ट हुआ था, तो उसने दीपा को मारना चाहा और बीच बचाव में आशा आ गई और उसी बीच बचाव में आशा भी मारी गई। योगेश, फिलहाल तो तुम साइबर सेल वालों से कहो कि वो मनीराम के फोन को ट्रेस करें। जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करें। सर बलियापुर थाने से एक महिला पुलिस मिल गई है। गुड। योगेश, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सर ये हरीश है, दीपा का मंगेतर। क्या बात करनी है हरीश? सर अब तक तो मैं दीपा और आशा के मौत की वजह से चुप बैठा था, लेकिन अब हमें हमारे गहने वापस चाहिए। कैसे गहने? जो गहने हमने सगाई के वक्त दीपा को दिए थे। तो ये बात तुम हमसे क्यों कह रहे हो? जाकर ब्रिजेश और उनके परिवार से कहो। हम उनके घर गए थे, लेकिन वे कह रहे हैं कि गहने उनके पास है ही नहीं। एक काम करो, उन गहनों की रसीद या लिस्ट वो हमें दे दो। ठीक है सर। ठाकुर साहब, आप लोगों से कुछ बात करनी है। माया देवी दिखाई नहीं दे रही। वो अपना मायके गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दरअसल हरीश ने कंप्लेंट लिखवाई है। दीपा की सगाई में जो उसने गहने दिए थे आप लोग उन्हें लौटा नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, हमने हरीश को कितनी दफे समझाया था कि दीपा के पास कोई गहना वहना नहीं था। सर ये हरीश झूठ काहे बोल रहा है हमसे? योगेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपा ने ये बात अपनी फैमिली से छुपाई हो। एक काम करो, तुम्हारे पास मोबाइल में उन गहनों की जो तस्वीरें हैं उन्हें आसपास के ज्वेलर्स को दिखाओ। हो सकता है ऐसे गहने उनके पास बिकने के लिए आए हो। सर। अच्छा सुनिए, अभी हाल फिलहाल में आपकी दुकान पर कोई कंगन बेचने के लिए आया था क्या? हाँ सर। कंगन दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। अच्छा, ये कंगन बेचने वाला कहाँ रहता है, कुछ पता है? इधर ही रहता है सर, 2 गली बगल में ही रहता है।
तुमको तो हम थाने में कंगन पहनाएंगे। चल बोल। साहब हम सच बोल रहे हैं साहब। हम उन दोनों लड़कियों को नहीं मारे हैं साहब। हाँ, उन दोनों लड़कियों को गहने छुपाते जरूर देखे थे साहब हम। उसके बाद हम चुरा ले आए थे साहब। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। सर, दीपा और आशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से आशा की मौत दीपा की मौत से आधे घंटे पहले ही हो गई थी। यानी अभी तक हमारी थ्योरी किसी और ट्रैक पे चल रही थी। और सर, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दीपा और आशा की मौत फांसी लगने से हुई नहीं। दीपा को गला घोंट कर मारा गया है और आशा के सर पर चोट लगी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक बात और सर, आशा की एड़ियों में गहरे खरोंच के निशान भी थे। ऐसा लगता है कि उसको घसीटा गया हो। योगेश, ये भी तो हो सकता है कि आशा ने जूते या चप्पल पहन रखे हो जो उसे घसीट के ले जाते समय पांव से निकल गए हो। अपने 2-3 कांस्टेबल को क्राइम सीन पर साथ लेके जाओ, अच्छी तरह से छानबीन करो। सर, यहाँ एक चप्पल मिला है। हाँ योगेश, बोलो। सर, क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर हमें एक चप्पल मिली है। ऐसा लगता है कि चप्पल दोनों लड़कियों में से किसी एक की हो सकती है। वो चप्पल फॉरेंसिक टीम को भेजो, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। ठीक है सर। मनीराम के कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ऑफ करने से पहले मनीराम ने लखनऊ में इस नंबर पर बात की थी। ये नंबर सर। नंबर बोलो। 7898-56523। हेलो जी, मेरी बात मनीराम से हो सकती है? जी होल्ड करिए, बुलाता हूँ। योगेश, लखनऊ पुलिस से फौरन कांटेक्ट करो, उन्हें नंबर सेंड करो। उनसे कोई नंबर जिस भी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वहां से मनीराम को अरेस्ट करे। सर। साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा साहब। वो हम पता लगा लेंगे। पहले तुम ये बताओ कि दीपा तुम्हें इतने कॉल क्यों किया करती थी? वो मैं आपको नहीं बता सकता सर। कहीं ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे सर। ठाकुर साहब के हाथ तो तुम तब लगोगे जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। क्या चक्कर था दीपा के साथ तुम्हारा? कोई चक्कर नहीं था सर। दीपा एक दिन मेरे दुकान पे आई थी। हमको ना मुंबई का 2 टिकट चाहिए था। मुंबई का? किस तारीख का? अगले हफ्ते का कोई भी तारीख चलेगा हमको। किस नाम से बनानी है? दीपा और आशा। ठीक है, हो जाएगा। ये हमको कब तक मिल जाएगा? कल मिल जाएगा। दीपा ने टिकट की टाइम और डेट कंफर्म करने के लिए मुझे 3-4 बार कॉल किया था और जब टिकट बन गया तो मैं उसे देने ठाकुर साहब के घर गया था। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। कहाँ है? ये टिकट है। टिकट है? किसका? आशा और दीपा का। दीपा और आशा का? कहाँ का? बम्बई का। दीपा और आशा बम्बई जाएंगी? मार कहाँ रही हैं? बुढ़वा खोका, कपाल में भूसा भरे हो। ये सब करने से पहले हमसे पूछ नहीं सकते थे? अरे तो उन्होंने बोला तो मैंने करा दिए। अब करा दिए तो करा दिए। सुनो, ये बात किसी से नहीं बोलिएगा, समझ गए? अब जाइए यहाँ से। ठीक है। जब आशा और दीपा की लाशें मैंने पेड़ से लटकी हुई देखी तो मैं समझ गया कि ये भागने की प्लानिंग कर रही थी, तो इनके घर वालों ने इन्हें मार डाला। विनोद जी भाई। भाभी को फोन लगा और बोल कि बच्चियों का आखिरी बार आकर के मुख दर्शन कर ले। माया देवी जी, आपसे एक काम था।
बोलिए ना। ये एक एप्लीकेशन है, इस पे आपके साइन चाहिए थे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आपने हमें लाशों को उतारने की मंजूरी दे दी है और आपकी मंजूरी से ही लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है और उस पर हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये दस्तखत करने आता नहीं है हमको। कोई बात नहीं, अंगूठा लगा दीजिए। जी। ठीक है, धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चियों के कातिल का कुछ पता चला? अब जल्द ही पता लग जाएगा। चलो। बड़ी माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। उनके बड़े भाई ने अभी फ़ोन पे बताया मुझे, और ये भी कहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें और आराम करने को कहा है। कोई नहीं, दावा शुरू कर देना चाहिए। सर माया देवी के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। सर, आशा की चप्पल पर जो फिंगरप्रिंट हमें मिले थे वो माया देवी के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। तो लगता है माया देवी से मिलने का समय आ गया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमारी बच्चियों के कातिल का कुछ पता चला क्या? जी, अब कातिल और सबूत दोनों हमारे पास हैं। कौन है कातिल? आप ही बताइए। हम बताएं? चलिए हम बताते हैं। आशा की चप्पल पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। और क्या करते हम? दोनों मिलके परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दे रहे थे। इस तरह लड़कियों को नाचना शोभा नहीं देता है। लड़कियों को कंट्रोल में रखो, नहीं तो किसी दिन भाग जाएगी। अरे बहन जी, ये दोनों लड़कियां पगलैट हैं। जब भी मिलती हैं ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देती हैं। बहन जी, मैं गर्ल्स स्कूल पढ़ाती हूँ, लड़कियों को अच्छी तरह समझती हूँ। आजकल की लड़कियाँ लड़कों को कम और लड़कियाँ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उस दिन के बाद हम उन दोनों पर नजर रखने लगे। दोनों रात भर घंटों फोन पर साथ में बतियाते थे। फिर जब हरीश ने सगाई तोड़ दी, हम हरीश से मिलने गए। दीपा ने ही मुझसे कहा था ये सगाई तोड़ने के लिए। दीपा ने कहे कि वो किसी और से प्यार करती है। किससे? अब ये तो आप दीपा और आशा से ही पूछ लीजिए। दीपा और आशा से? और उस रात जब हम पानी पीने उठे तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। दीपा सुनना, हमको ना बड़ी अम्मा ना बहुत समझाई है और हमको ना बड़ी अम्मा का बात सही भी लग रहा है। तुम जाना मुंबई, हम नहीं जाना चाहते। हमको ना नहीं बनना हीरो हीरोइन। हम ना यहीं पे सुनील के साथ रह के ना अपना घर और बसाना चाहते हैं। आशा तुम्हें क्या बोल रहे हैं? हम हमारे लिए अपनी सगाई तोड़ दिए, गहना छुपाए ताकि हम दोनों मुंबई में अच्छे से रह सके और हीरोइन बन सके। हम जानते हैं रे, तुम ना बहुत कुछ किया हमारे लिए। तुम जाओ ना मुंबई, हम ना यही रहना चाहते हैं। हमको नहीं जाना। आशा तुम ऐसे कैसे कर सकती? तुम ना मतलब ही कैसे हो सकती है? आशा मुझे कुछ नहीं पता, तुमको जाना पड़ेगा हमारे साथ। मस्ती करेगी हमारे साथ। नहीं जाएंगे, छोड़। जाना होगा आशा, तुमको जाना होगा। आशा अम्मा, वो हम बात कर रहे थे गिर के। आशा अरे ये तो मर गई। ये क्या करती हो बेटिया? ये तो मर गई है। क्या करें? नहीं अम्मा, नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं किया था अम्मा। हम तो बस समझा रहे थे। शांत हो जाओ। करते हम सब ठीक कर देंगे। एक काम करो, 2 साड़ी लेकर आओ हमरी। जा 2 साड़ी लेकर आओ हमरी। और सुनो, 1 कुर्सी भी लेकर आओ। हाँ जाओ।
इसीलिए हमने उन्हें मरने के बाद भी पेड़ पर सड़ने दिया। हम तो उन्हें अग्नि भी नसीब नहीं होने देना चाहते थे। ऐसी औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन दोनों को जान से मारने की बजाय अगर प्यार से समझाया होता तो वो दोनों जिंदा होती। ले चलो। जब परिवार में एक दूसरे से बातें छुपाई जाती हैं, जब उनके बीच का विश्वास खत्म हो जाता है, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके बीच में नफरत की एक खाई बन जाती है, जो कभी भी किसी जुर्म या हादसे का कारण बन सकती है। बच्चों और माता पिता का आपस में वक्त बिताना, एक दूसरे की परेशानियों को बांटना, ये बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा वक्त ही है, और उसे अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बांटना एक खुशहाल जीवन की निशानी है। मत घबराइए दादाजी। कैसे न घबराऊं बेटा, कितनी बड़ी मुश्किल मोल ले लिया तूने प्रिया। दादाजी सही कह रहे हैं प्रिया, तेरी ये दिलेरी कहीं सब कुछ खत्म ना कर दे। खत्म तो सब कुछ पहले ही हो गया है माँ। अगर अब भी हम लोग चुप रहे तो सिर्फ जीते जी मर जाएंगे। ले आ गया। अरे वाह, आज हमें अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। अब हमसे फॉर्मेलिटी करोगी? अच्छा, वो प्रताप भैया से बात की? नहीं, वो भैया कल शॉप के रेनोवेशन में बिजी थे। कल पूजा है ना, तो उसके बाद ही बात करके देखेंगे। हम जाए? अच्छा प्रिया, एक मिनट। वो बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पेट्रोल का टंकी खाली होने वाला और जेब में सिर्फ 50 रुपया है। तुम्हारे ऐसे हालात देखकर पता नहीं प्रताप भैया हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे कि नहीं। अरे तुम टेंशन मत लो यार, मेरा एक अच्छा नौकरी लगने वाला है, फिर हम तुम्हें किसी भी चीज का कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रताप भैया, हम ग्राहक लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर लिए हैं। 250 ग्राम के डब्बे में 200 ग्राम लड्डू भरे हैं। देखे दादाजी आपने पुराने चावल का कलाकारी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। चलो 250 ग्राम पूरा करो। हाँ बहू। माँ का फोन है? हाँ दीजिए मुझे। माँ कब तक आएंगे आप लोग? बस बेटा, प्रिया तैयार हो रही है, नवीन के आते ही हम लोग निकल जाएंगे। अरे नवीन है कहाँ? लगता है तुमको फिल्म दिखाना पड़ेगा गरिमा, हमारा टेस्ट समझने के लिए। अगर हमारे साथ शादी करना है ना, तो फॉर्मूला समझना जरूरी है। अच्छा, हमारे फॉर्मूले के चक्कर में शादी से पहले ही हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हर मर्ज की दवा है हमारे पास, 72 घंटे के अंदर खा लेना, ठीक है? हेलो, हाँ भैया। कहाँ है तू? वो हम सोचे आज इतना अच्छा दिन है, दुकान की मुहूर्त के पहले देवी का दर्शन कराए। हमको मालूम है तुम कौन सा देवी का दर्शन करने गए हो। 10 मिनट में नहीं पहुंचे ना तो हमारा विकराल दर्शन करोगे। हाँ भैया, पहुंच रहे, बहुत जल्दी पहुंच रहे, ठीक है? नवीन का इंतजार करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। पूजा शुरू करते हैं, आता रहेगा वो। हाँ। अरे तुम अपने दीदी जीजा जी को नहीं बुलाओगे तो क्या हम नहीं आएंगे? हाँ, वैसे भी तुम लोगों के बिना परिवार अधूरा ही है। पर निमंत्रण फिर भी नहीं दी। अरे जीजा जी, अपनों को निमंत्रण दिया जाता है क्या? वही तो हम कह रहे हैं प्रिया। पापा के जाने के बाद दुकान का तो कबाड़ा ही हो गया था, पर अब तो दुकान काफी अच्छा जमा ली हो प्रताप। अब तो बिक्री बहुत होगी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ।
नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस मेरे लिए और भी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी ही टीम का एक सदस्य इस केस में शहीद हुआ था और मेरी ही टीम के पुलिस वाले शक के दायरे में भी थे। कैसे हुए? किसने चलाई गोली? साहब हम तो अंदर थे, हमने कुछ नहीं देखा। कैसे हुए? किसी को नहीं देखा? कोई कुछ नहीं बोल रहा सर, ताला लगाए बैठे हैं सब लोग जुबान पे। राणा ही सबकी जबान पर ताला लगा कर गया हो। उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फैमिली भी डर रही है उससे। संभालिए ना खुद को। हमको तो लगता है कि ये दुकान ही मनूस है, क्यों ना बेचते इसे। ब्रिजमोहन जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पोते प्रताप पर गोली राणा ने चलाई। कोई डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है, गवाही नहीं दे रहा है। पर जरा सोचिए, अगर आप भी गवाही नहीं देंगे तो आपके पोते प्रताप को न्याय कैसे मिलेगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोते के कातिल को सजा मिले? हमको कोई गवाही नहीं देनी साहब। अब और खून खराबा देखने की हिम्मत नहीं। आप डरिए मत, पुलिस आपके साथ है। अरे आप समझ काहे नहीं रहे? अगर हम में से कोई भी बोला तो राणा सबको जीते जी मार देगा। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तुम ये प्रिया? हम प्रताप भैया की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। उस राणा ने पहले उनसे रंगदारी मांगी और फिर हमारे ही आंखों के सामने। भरोसा कीजिए हम पर। अब आप समझ लीजिए कि राणा के लिए रेस्टोरेंट निकल चुका है। प्रिया के परिवार को सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा देने के लिए हमने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी। हमने हमारी ही टीम के 2 कांस्टेबल नीतीश पांडे और अरविंद उपाध्याय को उनके घर पर तैनात कर दिया। प्रिया, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, लेकिन क्या हम आ जाएं तुम्हारे घर दीपावली पे? अरे अरे अरे, काहे छींक छींक के प्रदूषण कर रहे हो? अरे हम काहे का प्रदूषण कर रहे हैं? इधर हमारी सांस रुकी हुई है और तुम प्रदूषण कर रही हो। तो अब क्या तुमको ऑक्सीजन चढ़वाएं? हमको ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब तुम अपने मायके से हिस्सा लोगी। तुमको मालूम है हमारे ऊपर कितना कर्जा है? तुम्हारा कर्जा ना तुम खुद देखो। हम जो लाएंगे ना उसका हम EPHD करवाएंगे और तुमको नॉमिनी भी नहीं बनाएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मैं ऊपर पहुंचा दिए तो? अच्छा मौका मिल गया ना तुम्हें शादी की बात टालने का। अरे भैया गुजर गए हैं, 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। बोल तो ऐसे रहो जैसे बहुत दुख लगा। उनकी 13वीं बनी नहीं, सुहागरात मनाने हर रोज आ जाते। आज बोल दियो, दोबारा हमारे भैया को लेकर कुछ मत बोलना, समझी? त्योहार के दिन आंसू नहीं बहाते बहू। माना प्रताप हमारे साथ नहीं है,
लेकिन प्रिया ने दिखा दिया बेटी बेटों से कम नहीं। दादाजी, हमको पता है कि आप सभी को हमसे बहुत शिकायतें रही हैं, लेकिन अब हम बदल गए हैं। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। वक्त अच्छा ही होगा माँ। मैंने नवीन को सब कुछ समझा दिया है। मैं और नवीन मिलकर पापा की दुकान फिर से चलाएंगे और देखना प्रताप भैया का सपना जरूर पूरा होगा। आई प्रॉमिस दीदी। क्या हुआ? किसका मैसेज है? कुछ नहीं दीदी, वो फ्रेंड्स लोगों के ग्रीटिंग मैसेज है दिवाली के। अच्छा दीदी, हम सोच रहे थे थोड़ा बाहर जाके आते हैं। कहाँ जा रहा है? मिठाई लाने। हमें थोड़ा शगुन जरूर करना चाहिए, भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। आते हैं। हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। अभी तक नहीं लौटा नवीन। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव आया है। ऐसा मत बोलो माँ, वो बस आता ही होगा। जब हम गए थे तो माँ, दीदी और दादाजी और आपके 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे थे सर। लेकिन जब हम वापस आए तो दीदी, दीदी, दादा, दादा, माँ। सर हमको जाना ही नहीं चाहिए था सर। तुम गए कहाँ थे? सर हम दोस्तों को दिवाली का गिफ्ट देने गए थे सर। सब आपका गलती है सर। आप इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाए थे और अब देखो, घर में लूटपाट हुई है और कांस्टेबल अरविंद गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अरविंद भी राणा से मिला हुआ है। इस अरविंद का जल्द से जल्द पता करो और राणा के जितने आदमी भी फरार हैं सब पर शिकंजा कसने की कोशिश करो, वरना डिपार्टमेंट की बहुत किरकिरी होने वाली है। बोलो नील, इंफॉर्मेशन पक्की है तो बोल दो था। क्या रे भीमा, तेरा राणा जेल में सड़ रहा है और तू अंडरग्राउंड में सड़ रहा है। अब तो भी जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाला है। इससे ज्यादा वक्त मत लगा, जो भी सच है बोलते हैं। नहीं साहब, हमने दिवाली हमारे घर ही मनाए थे। लेकिन पटाखे प्रताप के घर फोड़े, 4 मर्डर, हमारा एक कांस्टेबल गायब। हमारे कांस्टेबल के साथ क्या टांका भिड़ा था तेरा? नहीं साहब, हमारा किसी से कोई टांका नहीं भिड़ा था। हम सच बोल रहे सर, हमने कुछ नहीं किया। सर मैंने कंफर्म किया, भीमा और उसके साथी दिवाली वाली रात अपने घर में ही थे। अब उन्होंने किसी और को भेजा हो ये वो उगल नहीं रहा। अगर इतना पिटने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिर दिवाली वाली रात हुए हमले में किसका हाथ हो सकता है? सर अभी तक अरविंद की भी कोई लीड नहीं मिली है। उसको भी मार के गायब तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो फिर इतना सोचा समझा प्लान राणा और उसके आदमी के अलावा कौन बना सकता है? सर घर में लूट भी हुई थी
और जिस तरह का आतंक राणा के इस एरिया में फैला हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि उसके गैंग के अलावा ये कांड कोई कर सकता है। कांस्टेबल अरविंद के गायब होने के बाद मीडिया फिर से हमारी ईमानदारी और काबिलियत पर सवाल खड़े कर रही थी। हम बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे थे। प्रताप की हत्या के बाद उसकी छोटी बहन, माँ, दादा और हमारे कांस्टेबल की भी हत्या हुई थी। हम सोच रहे थे कि क्या ये किसी ऐसे गैंग का काम है जो दिवाली के वक्त घरों को टारगेट करता है। पर कोई ऐसे घर को टारगेट क्यों करेगा जहां पर पहले से पुलिस वाले तैनात हैं? हम ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या अरविंद वाकई में इस कांड में इन्वॉल्व था या फिर उसको गायब करना अपराधियों की एक सोची समझी चाल थी। गहने दिखा के काहे हमको जला रही हो? तुम ना अपना नजर हमारे गहने पे मत डालो। संध्या, पिछले कई दिनों से हम तुमको देख रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारे घर वाले कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार कम होता जा रहा है। क्या बात है, कोई और मिल गया है क्या? मनोहर भैया, आपने बहुत सही निर्णय लिया दोबारा दुकान खोल के। पूरा बाजार खुश है और अब तो कोई रंगदारी लेने भी नहीं आता है। अगर ऐसा रहा ना तो हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। सर, ये ब्रजमोहन, सावित्री, प्रिया और कांस्टेबल नीतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सब की हत्या कांस्टेबल नीतीश की राइफल से गोली मार के की गई। और सर, हत्या से पहले कांस्टेबल नीतीश को छोड़कर इन सभी को बेहोश भी किया गया था। सर, इन सब के फूड पाइप में उसी मिठाई के ड्रेसेस मिले हैं जो मिठाई का डिब्बा हमें इनके घर से मिला था। मारने से पहले बेहोश किया गया और कांस्टेबल अरविंद गायब। सर, अरविंद अभी कहाँ है, इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा और ऐसा भी कोई लीड नहीं मिला है जिससे पता चले कि अरविंद की राणा या उसके किसी आदमी से कोई सांठगांठ हो। ये सांठगांठ यादव परिवार के किसी जान पहचान वाले से जुड़ी हो सकती है जो दिवाली की रात नशीली मिठाई का डब्बा लेकर यादव मिला गया। अनिल, नाथू स्वीट्स पर पता करो कि यादव परिवार या अरविंद की कोई जान पहचान वाला मिठाई खरीदने गया था क्या, और अरविंद की बीवी पर भी नजर रखो। अगर हमें अरविंद मिल गया तो इस केस की गुत्थी साफ हो जाएगी। मिठाई की जिस दुकान से मिठाई खरीदी गई थी वहां पर सीसीटीवी नहीं था। फिलहाल हमें वहां से कोई लीड नहीं मिल रही थी। हमारी रडार में यादव परिवार और उससे जुड़े लोग ही नहीं बल्कि कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती भी थी। और अब ऐसे अपराध की योजना बनाई जा रही थी जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। तेरे फेरों के लिए ई जेवर ठीक रहेंगे ना? कितना सुंदर है। और जयमाल के लिए ये दूसरा सेट भी है। तुम्हारे लिए इतना सब खर्चा कर रहे हैं और तुम अभी भी मुंह फुला के बैठी हो। देखिए जाके कौन आया है। सब प्रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। मोहित और प्रिया की फोन पर काफी बातें होती थी और दिवाली वाले दिन इस मोहित को प्रिया के घर में जाते हुए भी देखा गया है। ये प्रिया और प्रताप का सपना था, ये कहने का नाटक बंद कर। तू क्या चीज है, हम अच्छे से जानते हैं। आप क्या हो दीदी, हमको भी पता है। आप तो चाहते थे कि घर और दुकान दोनों बिक जाए। कम से कम ऐसे वक्त पे तो थोड़ी शर्म कर लो आप। बेशरम तू शर्म कर। यादव खानदान की बेटी हैं हम। उस घर में और इस दुकान में हमारा बराबर का हिस्सा है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तेरे जीजाजी भी इस गले में बैठेंगे। माना कि प्रिया के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन प्रिया हमसे बहुत प्यार करती थी।
प्यार करती थी या फिर तू ब्लैकमेल कर रहा था उसे? अरे साहब आप क्या बात कर रहे हैं साहब? प्रिया तेरे अकाउंट में पैसे जमा क्यों करते थे? बिना शादी किए दहेज मांग रहा था उससे? नहीं सर, हम जरूरतमंद थे इसलिए प्रिया से उधार ले रहे थे। और उसे मारने के बाद उधार चुकाने का टेंशन खत्म। दिवाली के दिन उसके घर गया था ना तू? गया था ना? हाँ सर, वो प्रताप भैया की हत्या के बाद से हम उससे मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सर प्रिया से रिक्वेस्ट की थी उसके घर जाने के लिए, और सर बस मिलने गए थे उससे। कौन हो तुम? सर हम दोस्त हैं प्रिया के। क्या बात? सर वो आने दीजिए। सर हम वहाँ बस 15-20 मिनट रुके और वहाँ से निकल गए। नाथू स्वीट्स का डब्बा देने गया था ना तू? नाथू स्वीट्स? है इतना शाना मत बन। दिन में गया तू नशीली मिठाई देने और रात को गया मर्डर करने। बोल किसके कहने पर किया ये सब? और हमारे कांस्टेबल अरविंद से क्या कनेक्शन है तेरा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं सर। और सर मैं तो उसके घर पे कोई मिठाई भी नहीं लेकर गया था सर। हाँ सर, हम मोहित को जानते हैं। मोहित और प्रिया दीदी का अफेयर था और प्रिया दीदी मोहित के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन प्रताप भैया और घर वालों को मोहित पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? सर मोहित कमाता नहीं है और संध्या दीदी की तरह प्रिया दीदी की शादी घर वाले ऐसे लड़के साथ नहीं करना चाहते थे। ऐसे लड़के से? ऐसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? सर संध्या दीदी ने आलोक जीजा के साथ लव मैरिज की थी और जीजा कभी काम कर ही नहीं पाए, जबकि प्रताप भैया ने कितनी बार उनका काम सेट करने के लिए उनको पैसे भी दिए थे। अगर तुम्हारे घर वाले प्रिया और मोहित के रिश्ते के खिलाफ थे तो फिर दिवाली वाले दिन मोहित तुम्हारे घर क्यों गया? सर मोहित हमारे घर पे? हाँ, दिवाली वाले दिन मोहित को तुम्हारे घर जाते हुए देखा गया था और दिवाली की देर रात तक तो तुम अपनी फैमिली के साथ थे। हाँ सर, लेकिन दिन में मोहित हमारे घर पे आया था इसके बारे में हमको नहीं पता सर। शायद हम वहाँ पे थे ही नहीं उस वक्त। सर अदनाबाग के घर में 2 मर्डर हुए हैं। उस घर के पड़ोसियों ने अभी कंट्रोल रूम में कॉल किया था। दूसरा भीड़ को पीछे हटाओ। पीछे हटे। अनिल देखो कुछ मिलता है क्या? सब मिश्रा वहां देखो। यहां भी फैमिली को शूट किया गया और घर में लूट भी हुई है। आपका मतलब यादव परिवार पे हुए अटैक का इस परिवार पे हुए अटैक से कोई ना कोई कनेक्शन है? हो सकता है। इस फैमिली के बारे में पता करते हैं। सर ये लोग 3-4 महीने पहले यहाँ रहने के लिए आए थे और साथ में उनकी बेटी भी रहती थी। 10 दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। बेटी अभी कहाँ है? सर वो तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। नाम क्या बेटी का? सोनाली। नंबर है उसका आपके पास? सर सोनाली का नंबर नहीं लग रहा। सर सोनाली की शादी 10 दिन बाद ही होने वाली थी। हो सकता है वो इस शादी के खिलाफ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कहानी कुछ भी हो सकती है। पहले लड़की के बारे में पता करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज चेक करो। हेलो सर, कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती को कुछ देर पहले नुसरतगंज के एक पीसीओ से कॉल आया था। इस कॉल के जस्ट बाद उसे घर से निकलते हुए देखा गया। और अपने घर से फिर वो नुसरतगंज की तरफ गई। हो सकता है वो कॉल उसे अरविंद ने किया हो और वो वहां अरविंद से मिलने गई। और वहां पर वो करीब आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर ऑटो लेकर वापस अपने घर आ गई। शायद अरविंद को इस बात की भनक लग गई होगी कि हम उसकी बीवी मालती पर नजर रखे हुए, इसलिए वो उससे मिलने आया नहीं होगा। अनिल, मालती को थाने बुलाओ। सर हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया था। मालती, हमें अच्छे से पता है कि अरविंद ने तुम्हें कॉल किया था और तुम अरविंद से मिलने भी गई थी। अब अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें पूजा के हवाले कर देंगे। और एक पुलिस वाले की बीवी हो, ये तो जानती होगी कि पुलिस सच कैसे खुलवाती है। सर हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया। तो फिर किसने कॉल किया था? सर हमें वहाँ एक आदमी ने बुलाया था,
उसने कहा था कि अरविंद जी हमें वहाँ पर मिलेंगे। हमें तो लगता है कि ये सब कुछ साजिश है अरविंद जी को फंसाने के लिए। उन्हें बेफिजूल में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो बेकसूर है सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। सर उस पीसीओ के आसपास तो कोई सीसीटीवी नहीं मिला। मैंने पीसीओ वाले से भी सख्ती से पूछताछ की, उसे अरविंद का फोटो भी दिखाया, लेकिन उसने वहां पर अरविंद को देखा ही नहीं। अगर उसने अरविंद को नहीं देखा तो फिर पीसीओ से कॉल किसने किया होगा? सर कुछ पता नहीं चल पा रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद को गायब करके वाकई में कोई साजिश कर रहा हो? कहानी कुछ भी हो सकती है। अगर इसमें अरविंद इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो अकेला तो होगा नहीं। कॉल तब आया जब मोहित हमारी कस्टडी में था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहित से हमारा ध्यान हटाने के लिए कोई चाल हो? लेकिन से मोहित तो कुछ नहीं उगल रहा है। लेकिन से मोहित के अलावा प्रिया की बड़ी बहन संध्या और उसके जीजे आलोक के बारे में नवीन ने जो कहानी सुनाई उसमें सच्चाई तो है। उन दोनों की नजर यादव फैमिली की जायदाद पर है। सर यादव खानदान की बेटी हैं हम, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जायदाद के लिए हम अपनी फैमिली का बुरा चाहेंगे? बुरा तो हुआ है उनके साथ, और अगर हमें पता चला कि साहब हम क्या आपको खूनी नजर आते हैं? और अगर बाकी लोगों को किसी ने मरवाया तो इस सबके पीछे नवीन होगा और कोई नहीं। बहुत ही कमीना है हमारा छोटा भाई। और वो मनोहर, वो भी कोई कम नहीं है। हमें तो लगता है कि ये सब दोनों ने मिलके किया है। मनोहर बाबू, सुना है दुकान में घपला करने के आरोप में आपको दुकान से निकाल दिया गया था, और घपले के उसी पैसों से आपने अपनी एक मिठाई की दुकान खरीदी। और वो कहते हैं ना, आराम का पैसा ज्यादा फलता नहीं है, इसलिए 6 महीने में आपकी दुकान बंद हो गई। अरे क्या कर रहे हैं साहब? अगर हम हेरा फेरी करते तो प्रताप भैया हमें दोबारा अपनी दुकान में काहे रखते? यही चूक तो हुई प्रताप से। उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुझे काम पे रखा, और प्रताप के मरते ही उसकी फैमिली को खत्म करके उसके धंधे को हड़पने का तूने प्लान बना लिया। साहब ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। माना कि हम गले से हाथ साफ करते थे, लेकिन बंदूक से खून खराबा ये हमारे बस की बात नहीं साहब। लेकिन हाँ, ये काम अगर कोई कर सकता तो शायद नवीन बाबू कर सकते हैं। मालूम था मुझे तो यही नाम लेगा। साहब हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं। आए दिन उनका सुबह शाम तक फोन बजा करता था और चुप चुप के बातें करते थे साहब। आप लोगों के डर से किसी को बोल रहे थे कि हम नया नंबर लेंगे। तुमको हम बोले थे हमें कॉल मत करना। तुझे मालूम है ना, हम तुझसे मिले बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। तू हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है। क्या पता पुलिस की इस बात का क्या मतलब निकाले। हम तुझसे एक दिन भी बात नहीं करते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, हम थोड़े दिन में तुमको दूसरा नंबर देते हैं। ये नंबर पे कॉल मत करना। सर हम मानते हैं हम बहुत बिगड़े हुए थे, सबको हमसे प्रॉब्लम थी सर, लेकिन हमारे फैमिली के गुजरने के बाद हम उनकी कीमत महसूस कर रहे हैं सर। हम अपनी फैमिली को नहीं मार सकते सर। दिवाली की रात कहाँ थे तुम? सर होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। गए कहाँ थे? सर वो गए कहाँ थे? सर हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। किससे? इससे? गरिमा से? सर लेकिन ये आप... इसने तुम्हें दिवाली वाली रात ही क्यों मिलने के लिए बुलाया? सर वो मैं बता देता हूँ, तुम्हारी एलिबाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तुम लोगों का प्लान था। सर कोई प्लान नहीं था। सर लेकिन हम तो कभी नवीन की फैमिली से मिले तक नहीं। अब मिलना ही क्यों है? क्योंकि नवीन से शादी करने के लिए अब तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम ये बताओ कि नवीन के साथ मिलकर उसके परिवार को खत्म करने का प्लान तुमने बनाया कैसे? हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि इन सब चीजों के लिए हम अपनी फैमिली को मरवा देंगे। आप बेकार में हम पे और नवीन पे शक कर रहे हैं। कहाँ गए थे? तुमको क्या लगता है तुम्हारे कहने से कि हम दुकान संभालेंगे? मनोहर समझा हमको। तो कहाँ मुंह मार के आ रहे हो? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है और कंफर्म हो गया है कि सोनाली के पेरेंट्स को उसी राइफल से शूट किया गया जो कांस्टेबल अरविंद और नीतीश को दी गई थी। इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। प्रताप की फैमिली का मर्डर करने वाला इस फैमिली से कनेक्टेड है। लेकिन सर सोनाली और उसकी फैमिली का यादव फैमिली से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन किलर का कनेक्शन है, और कांस्टेबल अरविंद अभी तक नहीं मिला है। अब अरविंद का मिलना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन सर अभी अरविंद कहाँ है इसका कोई लीड नहीं है हमारे पास। अरविंद यहाँ से पहले दरभंगा में पोस्टेड था,
हो सकता है वहां के किसी लोकल आदमी या पुलिस से जुड़े किसी आदमी से उसे खबर मिल रहा हो, इसलिए लीड नहीं मिल रही हो। अपने सारे खबरियों को सही से ब्रीफिंग दो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती है अनिल। राइट सर। सर आपका अंदाजा सही था। खबरियों से टिप मिली है कि अरविंद उसी एरिया में छुपा बैठा है जिस एरिया के थाने में वो पहले पोस्टेड था। मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं लिया सर। उन मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। तू गायब था, तेरी और नीतीश की राइफल्स गायब, और उन्हीं राइफल से अब 2 और मर्डर होते हैं। और तू सोच रहा है कि हम तेरा विश्वास कर लें? विश्वास तो उस रात का भी आप नहीं करते, क्योंकि मैं वहां तैनात था, इसलिए मैं भाग गया था सर। तू इसलिए भागा क्योंकि तू इन्वॉल्व है? सर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, बस मुझसे एक गलती हो गई थी। जब उस रात में ड्यूटी में था तो मुझे एक काम याद आ गया। नीतीश जी, हमें अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी दीपावली की पूजा नहीं होगी। अब दीपावली की बात है, हम क्या बोलें, जाइए लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस हम गए और आए, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक। सर मैं अपनी राइफल वहीं रख के दीपावली का सामान लेकर अपनी बीवी को देने गया था। देखे जब मैं वापस आया तो देखा कि नीतीश, सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं घबरा के भाग गया। सर बाद में एहसास हुआ कि आपको फोन कर लिया होता तो अच्छा होता। फिर फोन करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई सर, क्योंकि आप इस सफाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। यकीन तो मैं अब भी नहीं कर रहा हूँ। सर अगर यकीन नहीं हो रहा तो आपको जितना मारना है मार लीजिए सर, मुझे बता दीजिए सर। चल हट, उठाओ इसको। ड्रामा मत कर, जो भी है सच बोल दे। देख अगर तू सच नहीं बोलेगा ना, हम तेरी सीधी बीवी से इंक्वायरी करेंगे। पहले से ही हमें शक है उसमें। सर उसे कुछ नहीं मालूम है, उस रात से मैं उससे अभी तक मिला भी नहीं हूँ। लेकिन नुसरतगंज के पीसीओ से उसे फोन करवाया था ना? किससे करवाया था फोन? सर मैंने किसी से कोई फोन नहीं करवाया था, मैं बेकसूर हूँ सर, मैं सर कह रहा हूँ, मुझे बचा लो सर। चल मान लेते हैं कि तू बेकसूर है, पर ये कैसा कोइंसिडेंट है कि तेरे जाते ही सर यही मेरा बैड लक है सर, यही मेरा बैड लक है। अपने बैड लक को मत रो, पुलिस वाला है ना तू, तो चल बता, अगर तू इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये किसने किया होगा? घर में नाथू स्वीट्स का मिठाई का डब्बा मिला है और मिठाई में नशीली दवा मिली हुई थी। अब तू ये बता कि तेरे होते वहां कौन ऐसा आता था जो तुझे ठीक ना लगा हो? सर दीपावली से कुछ दिन पहले 2 आदमी आए हुए थे। कौन? सर मैं बीड़ी पीने बाहर गया हुआ था, वापस आया तो देखा तो। नीतीश, ये अंदर कौन आया है? प्रताप यादव के दोस्त लोग हैं। दिखते कैसे थे वो? सर वो लोग अंदर थे, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया सर, और मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं सर, ये सच है। सर मैंने प्रताप के कॉल रिकॉर्ड में मौजूद सभी लोगों को खंगाला, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस कांड में शामिल हो। लगता है अरविंद झूठ बोल रहा है। नवीन को सर माँ ने बताया तो था कि प्रताप भैया के 2 पुराने दोस्त मिलने आए थे। प्रताप के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी नहीं पहचानते थे। वो बोले कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और अखबार में उन्होंने खबर पढ़ी तो मिलने आए थे। नाम क्या थे उन दोनों के? सर माँ से हमने नाम तो नहीं पूछा था, पर ये सही है कि दोनों दोस्त मिलने आए थे। पर सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सर मैंने सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। सोनाली के फोन पे कार्तिक नाम का लड़का लगातार कॉल कर रहा था, और सोनाली के गायब होने के बाद से इसका फोन भी बंद है। और सब पता चला है कि ये कार्तिक हिस्ट्री शीटर बबलू से काफी टच में था। बबलू तो काफी दिनों से अंडरग्राउंड है ना? हाँ सर, लेकिन खबरियों को इसका पता करने के लिए बोल दिया। अरविंद बोल रहा था कि प्रताप के घर उसके 2 दोस्त मिलने आए थे। ये कार्तिक और बबलू उसके दोस्त होंगे? सर प्रताप की इमेज काफी साफ सुथरी थी और उसके बारे में हमने पता भी किया, तो लगता नहीं है कि बबलू और कार्तिक का उससे कोई कनेक्शन होगा। नुसरतगंज के पीसीओ और नाथू स्वीट्स पर इन दोनों के फोटो दिखाओ।
हो सकता है इन दोनों को वहां दिखा गया हो और पता लगाओ कि बबलू कहाँ है इस वक्त। ओके सर। अरे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे, जल्दी से कोई मंदिर में हमारी शादी का इंतजाम करो। अरे बबलू बेटा, सोनाली खानदानी लड़की है, बगैर शादी करे इसको टच करना नॉट राइट। अरे पगला गए हो क्या? लड़की को मंदिर में लेके आएंगे तो दोनों फंसेंगे। हम पंडित का इंतजाम करते हैं, उसी घर में फेरे ले लेना, ठीक है? चलो ठीक है। सर ये बबलू और कार्तिक नाथू स्वीट्स पे देखे गए थे। वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स ने इनके फोटोज को आइडेंटिफाई किया। सर इन्होंने ही वहाँ से मिठाई खरीदी और पता चला है कि नुसरतगंज के पीसीओ से कॉल बबलू ने ही किया था। सर बबलू का टिप तो नहीं मिला है, लेकिन कार्तिक के घर का पता चला है। कहा ना रो मत करके। हाँ तो थोड़ा जल्दी कीजिए, पंडित जी आते ही होंगे। अरे बस तुम्हारी भाभी रेडी हो रही है। आ गए। कार्तिक भाई, कार्तिक भाई, पुलिस पुलिस, जल्दी चलो। चलो। चल चल। अनिल आलोक ऊपर देखो। सर पूजा लेके जाओ। साहब हम कार्तिक से बहुत प्यार करते थे और जल्दी हमें पता चल गया वो कैसा लड़का है। हमने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन सर वो हमारे पीछे ही पड़ गया। साहब उसे छोड़िएगा मत। हमसे शादी के लिए मना कर दिया था सोनाली के माता पिता ने, और सोनाली को लेके यहाँ शिफ्ट हो गए। तब वहीं से हमने सोच लिया था कि दोनों को खत्म करके सोनाली को उठा लेंगे। इसलिए हमने बबलू के हाथों कट्टा मंगवाया था, लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला। कहा नल्ली खरीद लाके साला एक गोली चलाते हैं जाम हो जाता है। कोई अच्छा सा पिस्तौल का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे? अरे कहाँ से करे बंदोबस्त, माहौल बहुत टाइट है। पर हमको तो गन चाहिए था। एक दिन हमें एक घर के बाहर 2 हवलदार देखे, बस उनकी राइफल छीनने का हमने प्लान बना लिया। फिर हमने पता किया उस घर में एक प्रताप नाम के लड़के का मर्डर हुआ था। प्रताप के दोस्त बन के उस घर में एंट्री मारने का सोचा हमने। उस दिन तो हम उन सबसे मिलके आ गए। दीपावली की रात मिठाई देने के बहाने हम दोबारा उनके घर गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीदी। प्रिया, ये आदित्य और मुकेश है, तेरे प्रताप भैया के दोस्त। ये लीजिए आंटी जी मिठाई लीजिए। अरे लीजिए ना आंटी जी, दीपावली का त्योहार है, मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए, प्रताप को खुशी होगी। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। कांड के बाद हमें पता चला कि आप एक हवलदार पे शक कर रहे थे, लेकिन हमको तो सोनाली के घर पर अटैक करना था। इसलिए अरविंद की बीवी को हमने पीसीओ से कॉल किया था, ताकि आप ये सोच ना पाओ कि वो सब हम दोनों कर रहे थे। तुम जैसे क्रिमिनल जहां पर सोचना खत्म करते हैं ना, हम पुलिस वाले वहां से सोचना शुरू करते हैं, ताकि हम समझ ना पाए। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में। प्रताप की फैमिली की हत्या में जहां हम महावीर राणा जैसे अपराधी और लूट करने वाले गैंग की इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी बना रहे थे, वहीं निकलकर सामने ये आया कि ये कांड एक सिरफिरे आशिक ने किया। प्रताप का मर्डर महावीर राणा ने ही किया। अगर प्रताप ने प्रिया की तरह हिम्मत करके राणा की धमकियों के बारे में हमें बताया होता तो प्रताप का मर्डर रोका जा सकता था। और ये गलती सिर्फ प्रताप से ही नहीं हुई थी, बल्कि उस बाजार के दूसरे व्यापारियों से भी हुई थी जो चुपचाप राणा को रंगदारी दे रहे थे। प्रताप को खोने के बाद चूक प्रताप की फैमिली से भी हुई। उन्होंने कार्तिक और बबलू पर भरोसा कर लिया, उन्हें प्रताप का दोस्त समझ लिया। उनकी इस चूक और गलतफहमी में छलावे की दस्तक थी, लेकिन उन्होंने ये दस्तक महसूस ही नहीं की और अपनी जान गंवा बैठे।
अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।